एवरीवन, मेरा नाम है अर्शम शाह, चुका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज ये होना है लेक्चर नंबर 6 उसका मतलब केमिस्ट्री चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते हैं सारे डिटेल में, सब कुछ सारे जेएमएस का सिलेबस, सारे जे एडवांस का सिलेबस डिटेल में सब मिक्स करके उनके सारे क्वेश्चन, उनके सारे पीवाईक्यू को टाइप वाइज डिस्कस कर रहे थे एक सिस्टमेटिक वे में। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी कंप्लीट किया, और ये होने वाला लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो के साथ केमिस्ट्री चैप्टर का, जिसको बेसिक्स से सारे इनकी जो इनकी थ्योरी है ना, उनको क्रश करके पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, आज की थ्योरी जो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन होने वाला है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बेस करता है किस पे, हमारे एंट्रोपी पे। ये एंट्रोपी कॉन्सेप्ट बेस करता है, और एंट्रोपी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो तो आपका जे सिलेबस या तो क्लास 11 का जो सिलेबस है या क्लास 12 का जो भी बोलो आप सिलेबस है, इसमें इतना डीप डाउन करके आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है। अगर मैं एक कहानी बनाऊँ एंट्रोपी के ऊपर तो बन सकती है एंट्रोपी द अनटोल्ड स्टोरी करके एक कहानी बन सकती है। उसको मैं इतना डीपली उनकी थ्योरी को डिस्कस कर सकता हूँ कि एक 2-3 घंटे उसी पे डिस्कशन हो, सिर्फ उसकी थ्योरी पे डिस्कशन हो। और बिलीव में, अगर थ्योरी इसके समझ में आ गई ना, तो जे एडवांस के बड़े क्वेश्चन, बड़े स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे जे एडवांस लेवल के। समझ रहे हो, जे एडवांस लेवल के। हाँ, इतनी गजब टॉपिक है एंट्रोपी। तो चलो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी लेक्चर नंबर 5 में हम इसका काफ़ी डिस्कशन कर चुके थे, और काफ़ी डिस्कशन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, एंट्रोपी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हाँ भाई, जब हम एंट्रोपी को देख रहे थे, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था, उसमें देखा कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा फेल कर गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा फेल करने के बाद हमारा जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, तो उसने बताया कि ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाई कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन नहीं बता पाया। चाय आखिर ठंडी हो रही है, अगर गर्म चाय है उसको कुछ देर बाहर रख दिया जाए, वो ठंडी हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, ये रीजन फर्स्ट लॉ हमारा नहीं बता पाया था। ये जो हीट का फ्लो है भैया, ये गर्म से ठंडा क्यों रहा है, ये गर्म से और भी गर्म हो सकता है। या तो ठंडा बर्फ है, वो गर्म ही क्यों, जो बर्फ है वो बाहर रखने पे एट रूम टेम्परेचर वो पिघल क्यों रहा है, वो जम भी सकता है। ये जो हीट का जो डायरेक्शन है ना, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बता पाया। तो भैया ये सब का पर्दाफाश करते हुए हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसने कहा कि मैं बताऊंगा। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम इसका रीजन दे सकते हो, कोई प्रोसेस क्यों होता है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होता है, क्या मतलब स्पॉन्टेनियस का, कोई प्रोसेस खुद से क्यों जाता है और कोई प्रोसेस खुद से नहीं होता। हाँ भैया, इन सब का रीजन हम डिस्कस कर चुके थे, इन सब का रीजन दे चुका था कौन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ने थर्मोडायनेमिक्स में कहा है स्पॉन्टेनिटी का भी रीजन दूंगा और प्रोसेस होने का भी रीजन दूंगा, खुद से क्यों होता है, बिना खुद से क्यों नहीं होता, वो सारे रीजन दूंगा। ऐसे ऐसे करते करते हमने काफ़ी डिस्कशन किया था डिटेल में, इनके न्यूमेरिकल वाइज डिस्कशन किए थे। और हाँ, जब एंट्रोपी पे आए, एंट्रोपी ने रीजन दिए, काफ़ी सारे रीजन इसके पहले भी आए थे। कुछ ने कहा कि एंथैल्पी होती है, कुछ ने कहा कि, मतलब बहुत सारे रीजन थे, वो सारे एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। उसके बाद जब एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आया, एक इंसान ने कहा कि ये है एंट्रोपी। एंट्रोपी कुछ होता नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से, बस इतना ही जानो कि एक सिस्टम के अंदर कितना वाइब्रेशन है या कितना रैंडमनेस है। ये सारी डिटेल में बात की थी मैंने। हाँ भैया, आपने बताया था कि उसी को एंट्रोपी कहते हैं भैया। अगर उसके अंदर रैंडमनेस ज़्यादा है भैया, क्या है रैंडमनेस, मतलब आप सिंपल से लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्ट, मॉलिक्यूल के बीच में टकराव, ऐसे समझ सकते हो भैया। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जांपल ले भैया, जैसे सॉलिड में भैया जो मॉलिक्यूल होते हैं भैया, जो पार्टिकल्स होते हैं भैया, वो बहुत पास पास से होते हैं एज कम्पेयर टू गैस में। गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हाँ, तो गैस में ज़्यादा दूर, और गैस में टकराव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो गैस की रैंडमनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और लिक्विड की एंट्रोपी कम है एज कम्पेयर टू गैस। इसे अंदर हम डीप डाउन किए थे, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी किया था कि ये हम देख के कैसे बता सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी घट रही है। और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है। क्या मतलब भैया, हमने बताया था, डिस्कस किया था कि अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, अगर एंट्रोपी घटती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब कि एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो वो रिएक्शन अपने आप होगी। मैंने कहा हाँ, बर्फ को रूम बाहर पे रख दो, बाहर पिघल जाती है। अगर बर्फ पिघलती है तो वो गैस में कन्वर्ट होती है, गैस की एंट्रोपी एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती है, इसलिए वो पिघलती है। दैट मीन यही एक रीज़न है स्पॉन्टेनियसली का, स्पॉन्टेनियस का ना, क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एक फाइनल कंक्लूजन, बहुत सारे उससे पहले भी कंक्लूजन आए थे, बहुत सारे उससे पहले भी थ्योरी आती है, पर एक लास्ट में जो थ्योरी है कि एंट्रोपी को कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि कोई रिएक्शन क्यों होती है, क्यों नहीं होती है। हम ये कॉन्सेप्ट पढ़े, इसलिए हम एंट्रोपी पे आए। और एंट्रोपी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया था, काफ़ी सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस किया कि सॉलिड लिक्विड गैस में किसका होता है भैया। उसके बाद हमने कहा कि अगर एक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है, और एक सिस्टम है इसका टेम्परेचर T2 है, अगर मैंने वॉल्यूम, इस सिस्टम का वॉल्यूम V था
और मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी? मैंने कहा इस पे भी डिस्कशन किया था कि हाँ इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्यों बढ़ेगी? मैंने कहा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद उसकी टेंडेमनेस और बढ़ेगी भैया, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा भैया, होगी। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या एंट्रोपी बढ़ेगी? ये सब क्वालिटेटिव है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं, पर हाँ आपको पता होनी चाहिए भैया। अगर ये टेम्परेचर बढ़ाने से, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से बाबू तो रेंडमनेस तो और बढ़ जाएगी, इसलिए इंक्रीज हो जाएगा ना। बात आती है हम केमिकल रिएक्शन कैसे पता लगते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन दिया है उसमें कैसे पता लगाएंगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, मींस उस रिएक्शन का एंट्रोपी क्या है भैया, बढ़ रहा है घट रहा है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से खुद से रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बीच में भी डिस्कशन किए थे। हाँ भैया आपने कहा कि उसका डेल्टा एनजी ले लेंगे भैया। मैंने कहा डेल्टा एनजी क्या होता है भैया? उसके गैसेस मोल्स के प्रोडक्ट भैया, गैसियस मोल्स के डेल्टा भैया, गैसियस मोल्स का डेल्टा कहेंगे। मैंने कहा क्या मतलब भैया? डेल्टा एनजी जिसे कहते हैं भैया, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस करेंगे गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भैया। जो रिएक्शन गिवन होगा उसमें जो प्रोडक्ट के गैसियस मोल होंगे, हाँ भैया गैसियस मोल, ना कि जो कि सॉलिड हो लिक्विड हो, जो चीज जो सब्सटेंस गैस में प्रेजेंट हो उनका ही मोल, समझ रहे हो ना। ये सब मैंने डीप डाउन करके बताया था, लिखो अब मैं लिखाऊंगा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो वो सारी बताई थी मैंने कि एंट्रोपी कैसे होता है, वहाँ पे डेल्टा एनजी का कॉन्सेप्ट आता है ना। अगर भी गैसेस मोल भैया जीरो भैया, यहाँ भी जीरो हो, यहाँ भी जीरो, मतलब इनका डेल्टा एनजी भैया डिफरेंस जीरो हो, तब वहाँ पे मैंने कहा उस केस में तुम्हें एटॉमिसिटी देखनी है, एटॉमिसिटी देखनी है। अगर भैया एटॉमिसिटी भी सेम हो भैया, मान लो यहाँ की एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 हो, मान लो यहाँ 5 हो, यहाँ 5 हो, जो भी हो, अगर ये सेम हो उसकी जगह, मैंने कहा उसकी जगह तुम्हें उसका मॉलिक्यूलर वेट देखना है, जिसका ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब हमें डिटेल में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है भैया? मैंने कहा क्वांटिटेटिव कोई नंबर है, कितना बढ़ रहा है वो बताओ मुझे। एक गर्म लोहा है, एक जलता हुआ लोहा है, मैंने इसको पानी में डाल दिया, अगर गर्म लोहा पानी में मैंने डाल दिया, क्या कहता है? झक्के से करता है ना, हाँ इतना तेजी से ठंडा होने लगता है ना, अपने टेम्परेचर डाउन करने लगता है ना, हाँ टेम्परेचर डाउन करने लगता है, हाँ भी टेम्परेचर डाउन करेगा, वो टेम्परेचर डाउन करेगा तो अपनी एंट्रोपी कम करता है, हाँ भी एंट्रोपी कम करता है। एंट्रोपी क्योंकि टेम्परेचर घटेगा एंट्रोपी बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी कम होगा, एंट्रोपी कम हुआ, वो कितना एंट्रोपी कम हुआ वो बता दो मुझे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। चाय रखी हुई है, चाय कुछ 5 मिनट बाहर रखी हुई, वो अपने आप गर्म थी पहले ठंडी हो गई, मैंने कहा चेंज इन एंट्रोपी बता दो, वो डेल्टा ऐसे बता दो, ये एंट्रोपी का क्वांटिटी बता दो, कितना हुआ कितना बदला ये बता सकते हो? वो तो मुझे पता है, चाय हुई ठंडी हुई उसकी एंट्रोपी घट रही है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम पिघल रही भैया, मैंने कहा आइसक्रीम पिघल रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पहले माइनस समथिंग था, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया, रूम टेम्परेचर बराबर आ रहा है भैया, सराउंडिंग बराबर आ रहा है भैया, अब टेम्परेचर बढ़े भैया, एंट्रोपी बढ़ रही है उसकी, मैंने कहा कितना बढ़ रही तुम ये बता सकते हो मुझे? दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सारी डिस्कशन, और इसके अंदर भी कितनी गजब गजब की थ्योरी लटकी हुई है ना, अगर आपको बताऊंगा ना आपका मन कहेगा भैया कि हम एंट्रोपी सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है पूरी केमिस्ट्री में। कोई ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है एंट्रोपी जिसमें कितना मजेदार चीजें हैं भैया। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मेरा नाम है अर्जुन मिश्रा, तो चले स्टार्ट करें। हाँ भैया, मैंने कहा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंट्रोपी। अब इससे पहले जो की बात हुई थी मैंने काफी कुछ बताई, काफी कुछ नहीं बताया, पर डीप डाउन थ्योरी पढ़ाई थी, वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो आगे से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि एंट्रोपी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। अब मैंने पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए। हाँ भैया, तब भी बताओ भैया। मैंने कहा ये जो एंट्रोपी है भैया, एंट्रोपी जो भैया ये स्टेट फंक्शन है भैया। स्टेट फंक्शन क्या मतलब? मैंने कहा बाबू ए है, हाँ भैया ए है। मैंने कहा ये चाय है, हाँ गर्म चाय, ये अपना स्टेट बदली, मान लो ये बर्फ है, हाँ भैया अच्छे समझ आएगा इसलिए, मान लो ये बर्फ है, हाँ भैया ये अपना स्टेट बदली, पहले सॉलिड था लिक्विड में आ गई, हाँ भैया सॉलिड था लिक्विड में आ गया। मैंने कहा छोड़ो सॉलिड था लिक्विड में आ गया ये तुम्हें पता है, पर ये समझो स्टेट नंबर 1 में था पहले, हाँ भैया स्टेट नंबर 2 में था पहले, हाँ भैया अब स्टेट नंबर 2 में आ गया, पहले स्टेट नंबर 1 में था, हाँ भैया। मैंने कहा ये स्टेट नंबर 1 ये स्टेट नंबर 2 में आया, ठीक है। मैंने कहा ये चाहे ए से लेके बी में आने में चाहे ये डायरेक्शन चूज करे, चाहे ये डायरेक्शन चूज करे, चाहे ये डायरेक्शन चूज करे, तीनों में से कोई एक डायरेक्शन चूज करे, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसके पाथ से मतलब नहीं है। यहाँ की एंट्रोपी जो यहाँ से लेके यहाँ भी जो एंट्रोपी बनेगा, जो डेल्टा एस आएगा वो यहाँ से यहाँ लेके, जो यहाँ से लेके इसमें इस डायरेक्शन में इस पाथ में जो एंट्रोपी डेल्टा एस आएगी वही एंट्रोपी इसमें भी आएगी, वही एंट्रोपी इसमें भी आएगी। इसीलिए इसे कहते हैं ये स्टेट फंक्शन है। अगर कोई चीज पाथ पर डिपेंड करती है उसे बोलते हैं पाथ फंक्शन है। ये जैसे मैंने कहा हीट एक पाथ फंक्शन है। कैसे समझेंगे भैया? मैंने कहा बाबू तुम्हें अगर 1 किलोमीटर रनिंग करना है, तुम 1 किलोमीटर डायरेक्ट सीधे रनिंग करोगे, तुम्हारी हीट बढ़ेगी, शरीर के अंदर कुछ गर्मी बढ़ेगी, हाँ मेरे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। मैंने कहा अगर तुम घूम फिरो जिसमें 3-4 किलोमीटर हो जाए
तब जाके उसी डायरेक्शन में पहुंचे, तुम्हारी गर्मी की तुम्हारे पसीने छूटने लगेंगे ना, वो पाथ फंक्शन होता है। तो तुम ज़्यादा थक जाओगे, तुम्हें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, वो पाथ फंक्शन होता है। तो ये क्या है, एंट्रोपी एक है स्टेट फंक्शन है, ठीक है भैया। इसका बताने का मतलब क्या है, मैंने कहा इसका बताने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि हम कोई प्रोसेस होता है भैया, उसमें हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, बात सही है भैया। उसमें कोई प्रोसेस होता है, हम उसमें चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। मैंने कहा वो प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं भैया, वो प्रोसेस कौन से हो सकते हैं। मैंने कहा वो प्रोसेस या तो रिवर्सिबल हो सकते हैं या इरिवर्सिबल हो सकते हैं। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा ये भी मैंने बहुत डीप डाउन करके बताया था, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अगर तुम्हें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कोई प्रोसेस कई सारे स्टेप में हो, इनफाइनाइट स्टेप में हो, इनफाइनाइट स्टेप मतलब जिसमें 100-200 स्टेप लग जाए होने में, 100-200 स्टेप होने में लग जाए, हाँ भैया 100-200 स्टेप लग जाए उसे उस प्रोसेस को होने में, उसे कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब भैया मैंने कहा पानी एक चाय है, हाँ भैया एक चाय है, इस चाय को ठंडा होना है, चाय गर्म थी, हाँ इस चाय को ठंडा होना है, ठीक है। अब चाय क्या करती है, अब चाय तुरंत ठंडी नहीं हो जाएगी, ऐसे रखते हुए तुरंत ठंडी नहीं भैया, वो स्लो धीरे धीरे ठंडी होगी। पहले ठक 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 धीरे धीरे उसके पेपर उठते हैं, मतलब धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, हाँ भैया। तो ये कई सारे स्टेप में होते हैं। अभी कई सारे स्टेप कहाँ, 100-200 स्टेप में होते हैं। मैंने कहा उसी को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट स्टेप, अपनी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में हम उसे बोल देते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा कब कोई प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप में हो उसे कहते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। और कोई प्रोसेस जो 2-3 स्टेप में हो जाए, इनफाइनाइट स्टेप में ना हो, खट 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 तुरंत हो जाए, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है भैया। मैंने कहा कोई प्रोसेस दो टाइप की हो सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ठीक है। मैंने कहा हमारी केमिस्ट्री में ना जब एंट्रोपी पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं कि एंट्रोपी अगर तुम्हें निकालना हो, तुम्हें रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी निकालना है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल का प्रोसेस का एंट्रोपी क्यों। मैंने कहा बाबू ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी ही क्यों निकालते हैं भैया, इरिवर्सिबल का नहीं निकालते भैया। मैंने कहा नहीं, इरिवर्सिबल का नहीं निकालते। मैंने कहा क्यों, हमने कहा उसका निकाल ही नहीं पाते। क्या मतलब, मैंने कहा अगर चाय ठंडी हो रही है, जाहिर सी बात है वो तुरंत तो ठंडी नहीं हो जाएगी, 1 सेकंड में ठंडी नहीं होगी, 2 सेकंड में नहीं ठंडी होगी, हाँ वो कुछ टाइम लगेगी, कई सारे स्टेप में होगी, हाँ भैया। तो हम ये बोल देते हैं, हमें जो केमिस्ट्री वाले ने मुझसे पूछा, मतलब हम लोगों ने केमिस्ट्री वाले से पूछा कि ये इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, कि इरिवर्सिबल कॉन्सेप्ट में हम एंट्रोपी चेंज नहीं निकालते। अब कुछ बच्चों को ये थ्योरी समझ में आ रही होगी, कुछ बच्चों को नहीं आ रही, तो चिंता मत करो, मैं फिर से बताऊंगा डिटेल में, जब रिटन वाइज बताऊंगा, ठीक है। जब हम लोगों ने पूछा कि सर ये क्यों आता है, ऐसा क्या है कि ये चेंज इन एंट्रोपी जो हो रही है ये हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं निकाल पाते, हम सिर्फ रिवर्सिबल के लिए निकालते हैं। उनका जवाब ये था कि ये हर्षित, प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, चाहे प्रोसेस तुम पाथ फंक्शन लो चाहे स्टेट फंक्शन लो। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ सर, अगर कह रहे हैं जैसे तुम पाथ फंक्शन ले रहे हो और स्टेट फंक्शन ले रहे हो। उन्होंने मुझे गुमराह करने के लिए, बताने के लिए सिर्फ इतना नहीं कहा कि अगर तुम पाथ फंक्शन लोगे तब भी एंट्रोपी तो नहीं आ रही, हाँ अगर तुम स्टेट फंक्शन लोगे तब भी एंट्रोपी तो नहीं आ रही। मैंने कहा पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन, हाँ होती तो सर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। कह रहे एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूँ, तुम रिवर्सिबल के लिए भी करोगे उतनी ही एंट्रोपी आएगी और इरिवर्सिबल के लिए करोगे उतनी ही एंट्रोपी आएगी। मैंने कहा क्यों, कह रहे स्टेट फंक्शन है ना, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्या वो जल्दी जल्दी हो या धीरे धीरे हो, चेंज इन एंट्रोपी तो उतनी ही आनी है। मैंने कहा ये कौन सी बात है। अरे कह रहे हाँ यार हर्षित, तो सिंपल सी बात ये, मान लो एक चाय है, चाय रूम टेम्परेचर पे रखी गई है, हाँ अब वो गर्म चाय है, एक समय बाद वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। हाँ दूसरी चाय, हाँ वो भी रूम टेम्परेचर पर रखी हुई है, दोनों बराबर हीट पे थे। अब क्या हुआ, दोनों का टेम्परेचर बराबर था, एक समय बाद वो भी रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। अब क्या फर्क पड़ता है कि ये तुरंत हो जाए, मतलब ये तुरंत ना हो, ये कई सारे स्टेप में हो, ये धीरे धीरे ठंडी हो, ये तेजी से ठंडी हो जाए, जाना तो दोनों को बराबर टेम्परेचर पे है ना। मैंने कहा हाँ सर बराबर टेम्परेचर पे, जो कि रूम टेम्परेचर है। हाँ हर्षित वही बात कहना चाहते हो, दोनों को बराबर टेम्परेचर पे जाना है, उनका एंट्रोपी भी बराबर ही आएगा, चाहे हम इरिवर्सिबल का फाइंड करें चाहे इरिवर्सिबल, दोनों का एंट्रोपी बराबर ही आता है। इसीलिए हम सिर्फ इरिवर्सिबल का फाइंड करते हैं, इरिवर्सिबल पे नहीं जाते हैं। अगर कोई इरिवर्सिबल का पूछता है तो हम वही सिंपल सा रिवर्सिबल का एंट्रोपी उसमें चिपका देते हैं और वही आंसर हो जाता है। मैंने कहा सर ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा सर मन में क्वेश्चन कर, चुप रहो हर्षित, आप कुछ बोलो मत। मैंने कहा चलो ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि ये सब होता है, ये सब होता है। मैंने कहा ठीक है सर, इतना ठीक है, पर हमने तो ये काफ़ी सारी सब थ्योरी पढ़ा है हमने, हमारे बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, हाँ उनके लिए क्या सिस्टम है, उनके लिए क्या सिस्टम है, अगर उनके लिए उनके पेपर में तो न्यूमेरिकल वाइज आता है। कह रहे हैं हाँ हर्षित ये सब तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में आएगा। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे हैं कि तुम्हें अगर कोई मान लो एक चाय है, हाँ एक चाय अभी देखो ये हर्षित चाय है। मैंने कहा हाँ सर। उन्होंने कहा कि अगर चाय ठंडी हो रही है, ठीक है, मान लो तुम अभी एक बूंद ठंडी हुई है। मैंने कहा एक बूंद ठंडी होने का क्या मतलब, कह रहे मान लो अभी सिर्फ 1 डिग्री, पहले टेम्परेचर इसका क्या था -100 डिग्री, नहीं -98 मान लो, ठीक है, -98 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ,
प्लस 98 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है भैया। इसका रूम टेम्परेचर आना है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। पर मान लो पहले 98 था, हाँ 98 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अभी तुम मान लो कि ये 1 डिग्री कम हुआ है, 97 गया है, हाँ। तो 1 डिग्री कम कर लो, इसे सिर्फ छोटा सा ठंडा हुआ है, हाँ सिर्फ छोटा सा ठंडा हुआ है, हाँ सिर्फ 1 डिग्री कम हुआ है, हाँ मतलब इसमें सिर्फ छोटा सा एंट्रोपी चेंज होगा, हाँ वही बात तो सही, छोटा सा एंट्रोपी चेंज होगा। हाँ अर्षित, उन्होंने कहा कि अभी ये छोटा सा डी एस चेंज हुआ है, क्योंकि एस को हम डिनोट करते हैं एंट्रोपी से, और डी क्या है, छोटा सा एंट्रोपी चेंज हुआ है। हाँ अर्षित, तो अगर ये छोटा सा एंट्रोपी चेंज हुआ है ना अर्षित, पता है ये किस लिए हुआ है? मैंने कहा क्यों सर? कह रहे ये जितना हीट निकला है ना, इससे अभी 98 डिग्री सेल्सियस था, अब 97 हो गया, जितना हीट निकल गया ना हर्षित, हाँ वही जो हीट है ना हर्षित, हाँ इसी को डिवाइड कर दो टेम्परेचर से। मैंने कहा कौन सी टेम्परेचर? कह रहे हैं जितना हीट निकला है और जिस टेम्परेचर के बराबर हुआ है, मैंने कहा वो टेम्परेचर कौन सा है? कह रहे हैं वो सराउंडिंग के टेम्परेचर। मैंने कहा वो सराउंडिंग का टेम्परेचर? कह रहे हैं हाँ तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर। मैं कहा सर इसका टेम्परेचर नहीं लेंगे? कहे नहीं, यहाँ पे जो टेम्परेचर टी होगा ना हर्षित, हाँ वो सराउंडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। मैंने कहा सर काफी अच्छा है कि जिस टेम्परेचर पे जाता है, पहले जिस टेम्परेचर पे था उस टेम्परेचर पे नहीं, जिस टेम्परेचर पे जाता है। मैंने कहा सर अभी 98 से 90, ऐसे समझाऊंगा तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तुम इतना समझो जिस टेम्परेचर पे जाता है, तो अभी के लिए इतना समझो, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं सिर्फ 1 मिनट के लिए समझो, आगे बाजी पलटता हूँ आपकी, ठीक है। उन्होंने कहा कि यही है कि जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है हीट ट्रांसफर। डी क्यू क्या है यहाँ पे? हीट ट्रांसफर, ठीक है। और टेम्परेचर टी क्या है? हीट ट्रांसफर एट टेम्परेचर टी, किस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो टी है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसी को, यही होता है हमारा छोटा सा एंट्रोपी चेंज, यही होता है हमारा छोटा सा एंट्रोपी चेंज। मैं कहा ठीक है सर, ये तो छोटा सा, अगर मुझे मान लो ये चाय है, हाँ ये चाय तो पूरी ठंडी हो गई, पहले 98 डिग्री थी, अब ये सराउंडिंग के बराबर, सराउंडिंग जो रूम टेम्परेचर वो 27 डिग्री है, अब पहले 98 थी, अब ये भी 27 हो गई सर, अब ये ठंडी हो गई, बराबर हो गए। कह रहे हाँ अगर अब पहले तो छोटा सा था, अब तो पूरा हो गया। कह रहे हाँ उसके लिए तुम इंटीग्रेट कर दो इसे, उसके लिए तुम इसे इंटीग्रेट कर दो T1 टेम्परेचर से, जो कि पहले था 98, अब T2 चला गया जो कि 27 डिग्री सेल्सियस, हाँ। उन्होंने कहा हर्षित बस इतना कर दो, तुम्हारे चेंज इन ट्रॉपी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतने करने पर चेंज इन ट्रॉपी आ जाता है। कह रहे हैं हाँ हर्षित। मैंने कहा सर डी क्यू और टी, ठीक है सर। उन्होंने कहा हाँ हर्षित बस इतने पे आ जाएगा। मैंने कहा सर जी हीट क्या हीट का क्या फंडा है? मैंने कहा हीट ट्रांसफर हो रही है। मैंने कहा क्या ये क्वेश्चन में देखा हीट इतनी निकल रही है? कह रहे नहीं हर्षित तुम इतना आसान क्या समझ रहे हो? मैंने कहा क्यों सर? उन्होंने कहा कि जो ये हीट होती है ना हर्षित, मैंने कहा हाँ इसका देने का कुछ तरीका अलग हो सकता है उनका क्वेश्चन में। जे वाले पता है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो थोड़ा सा इसका हीट देने का तरीका कुछ और दे देते हैं। मैंने कहा कैसे? वो पता है तुम्हें अगर हीट देने का तरीका तुम्हें दे देंगे, या तो एम दे देंगे, या तो एस, या तो एन दे देंगे, या तो सी दे देंगे। मैंने कहा सर ये एम एस या सी क्या है? उन्होंने कहा हीट का तुम्हें मास दे देंगे, या तो हीट का मास दे देंगे, उसके साथ तुम्हें स्पेसिफिक उसकी हीट कैपेसिटी दे देंगे, उसकी मोलर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देंगे, या तो तुम्हें मोल दे देंगे, या तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी दे देंगे। मैंने कहा सर ये मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये मोल और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? कहा हर्षित मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुमने हीट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है? हाँ सर मैंने पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसको जितना हीट दिया जाए वही हीट होता है क्या? हीट कैपेसिटी होती है। और हीट कैपेसिटी अगर नापने के लिए, अगर मैंने कहा कि 500 ग्राम कोई सब्सटेंस है उसका मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, और कोई 100 ग्राम सब्सटेंस है उसका कोई 1 डिग्री बढ़ाना है, तो 500 ग्राम के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कुछ और हीट देना पड़ेगा, और 100 ग्राम का मास था उसको बढ़ाने के लिए 1 डिग्री उसका कुछ और टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात तो सही है, और दोनों का टेम्परेचर अलग है। हाँ तो हमारे मन में क्वेश्चन आया था कि कुछ ऐसा पैरामीटर दे दो जिसे हम पता लगा लें कि 500 का कितना बढ़ेगा, 100 का कितना बढ़ेगा, कितने से उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, कुछ ऐसा पैरामीटर दे दो। उन्होंने सर ने मुझसे कहा कि सिंपल सी बात है हर्षित, तुम्हें अगर पता लगाना है कि इसका कितना बढ़ेगा, इसका कितना बढ़ेगा, तुम्हें सिंपल से इसकी छोटी यूनिट का याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा क्या सर? करें अगर इसका 1 ग्राम का, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का, अगर तुम्हें 1 ग्राम सब्सटेंस का, 1 ग्राम मास सब्सटेंस का अगर तुम्हें हीट 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए तुम्हें पता चल जाए कितना हीट देना पड़ता है, कितना हीट देना पड़ता है। हाँ तुम्हें पता लग जाएगा 500 का कितना देना पड़ेगा, तुम्हें 100 का पता लग जाएगा। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है। हाँ सर, तो मैंने कहा सर अगर तुम्हें 1 ग्राम का दिया जाए ना, 1 ग्राम का
1 ग्राम का दिया जाए उसे बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने कहा ठीक है। कह रहे हैं हमारी केमिस्ट्री में और कुछ चीज़ें बातें होती है। मैंने कहा कौन सी सर? कह रहे और छोटी चीज़ों का। मैंने कहा कौन सी सर? कह रहे वो मोल कॉन्सेप्ट का। तो वो मोल तुम पढ़े हो ना? मैंने कहा हाँ सर, और थर्मोडायनेमिक्स में ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मुझसे बोला कि और क्या? कह रहे मोल दे सकता है। मैंने कहा मोल दे सकता है सर? कह रहे हाँ मोल दे सकता है। मैंने कहा मोल क्यों देगा? वो कह रहे हैं हाँ मोल दे देगा, क्योंकि 1 ग्राम का भी छोटा पार्ट होता है, मोल होता है। मैंने कहा ठीक है सर, मोल देगा तो उसमें क्या मोलर हीट कैपेसिटी देगा? नहीं, वहाँ पे अगर मोल देगा वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं देगा, वहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी देगा, जो कि C से डिनोट होता है ना। हाँ, तो अगर तुम्हें अगर इस यहाँ से हीट निकाला है तो क्या करते हो? ms डेल्टा टी कर देते हैं, और यहाँ से हीट निकालो तो क्या करते हो? ms डेल्टा टी कर देते हैं, सॉरी nc डेल्टा टी कर देते हैं। आई थिंक विजिबल है, तुम्हें पता है ना? पता है ना? यहाँ ये भी हीट के बराबर होता है, ये भी हीट के बराबर होगा। हाँ शिट। तो तुम्हें डेल्टा टी क्या है? ये चेंज इन टेम्परेचर है, जो कि टेम्परेचर जहाँ से जहाँ तक जा रहा है, जहाँ से जहाँ तक जा रहा है, ये टेम्परेचर है। शिट। मैंने कहा हाँ सर, मुझे ये इतना दे सकता है। कितना टाइम हो गया? 21 मिनट हो गया यार, ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने। ये सब कॉन्सेप्ट मैं पुराने लेक्चर का उठाने लगा यार, समझाने के लिए, ठीक है। तो हमें ये दे देगा, हम हीट पता लगा लेंगे। तो वही हीट को इसी को ms क्या पुट कर देंगे? ms डेल्टा टी, dt यहाँ पे एक छोटा है ना, यहाँ पे छोटे के लिए लिखा गया है। हाँ ms dt बाई टी, ये छोटे के लिए। हाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये डेल्टा ऐसा आ जाएगा ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से? T1 टेम्परेचर से लेकर T2 टेम्परेचर तक, ये हमारी चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। अगर इसको और रिफाइन करके लिखूँ मैं, और रिफाइन करके अगर इसे लिखूँ तो क्या लिखा जाता है? ms टेम्परेचर बदल रहा है कहाँ से? T1 से लेकर T2 तक ना। टेम्परेचर बदल रहा है T1 से लेकर T2 तक। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम लॉग ले लेंगे, ln ms ln टेम्परेचर कहाँ से? T1 से जा रहा है T2 तक, T2 बाई T1 कर देंगे। तो ये आ जाता है ms ln T2 बाई T1। अगर इसको और लिखना है, इसे लॉग में काउंट करना है, तो क्या कर सकते हैं भैया? भैया जो ln होता है उसको लॉग में काउंट, जो होता है 2.303 इंटू ms log T2 बाई T1 कर देंगे। ये हो जाता है ना, दिख रहा है ना? ये कर देते हैं। तुम्हें बस इतना याद रखना है, ms ln T2 बाई T1, ठीक है ना? ओके। अगर तुम्हें ये क्या हो जाएगा भैया? चेंज इन एंट्रोपी हो गया किसी चीज़ का, मैंने डेल्टा एस निकाला। पर अगर ये ms की जगह अगर nc दिया हो तो क्या भैया? वही अगर nc दिया है तो nc ln T2 बाई T1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। nc क्या है? मोलर हीट का, ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? ये c जो है मोलर हीट कैपेसिटी, और n क्या है? मोल है। क्योंकि मोल दिया होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी दिया होगा, अगर मास दिया होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कि 1 ग्राम सब्सटेंस का हमें 1 डिग्री हमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ता है। और ये क्या है? 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ता है, वो क्या है? c है, ठीक है ना? समझे? तो ये हमारे 2 फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ पे। ms ln T2 बाई T1 क्या है? मतलब टेम्परेचर T1 से जा रहा है टेम्परेचर T2 तक, ये ln है। इसे लॉग में करोगे तो -2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा? हाँ भी इतना क्लियर होगा ना। तो सिंपल से तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? मैंने कहा तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बोलेगा कि ऐसे बोलेगा 5 ग्राम की चाय है, 5 ग्राम की चाय है कि वो जा रही है, और पहले 5 ग्राम की चाय है, वो गर्म थी, उसका टेम्परेचर पहले 30 था, मतलब कुछ भी बोले, उसका टेम्परेचर कुछ था, उसका टेम्परेचर पहले था 100 डिग्री था या 50 डिग्री सेल्सियस था। अब वो ठंडी हो चुकी है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री बराबर आ चुका है। हाँ, रूम टेम्परेचर के बराबर हो चुकी है। अब बता दो कितना हमारा एंट्रोपी चेंज हुआ। तो हमें मास भी गिवन है, हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन होगा, तो हम ln T2 बाई T1 का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो निकाल लेंगे। और ln की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि जो यहाँ T1 बाई T2 बाई T1 करोगे तो कुछ समथिंग वैल्यू आगे 1, 2 या 3, 4 अपॉन में आएगी ना। हाँ, कुछ आएगी ना, उसे कट करने के बाद। हाँ, तो वो जो आएगी तो ln, मान लो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, तो ln 2 माइनस ln 1 करना पड़ेगा। ln 2 की वैल्यू दी होगी तो ln 1 की वैल्यू गिवन होगी। और ये सब तो मैथमेटिक्स पता है कि ln 2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब log 2 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी log 2 की ना। हाँ, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, तुम्हें पता ही है। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर ही आ जाएगा ना तुम्हारा। है तो सिंपल से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं।
ये तो स्टार्टिंग थी, ये तो मैंने बताया कि अब ये तो न्यूमेरिकल पे है, न्यूमेरिकल से पहले मैंने थ्योरी बताई ना। हाँ, थोड़ा सा मेरे मन में और क्वेश्चन आया, मैंने अपने सर से पूछा कि सर मन में मेरे और क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि क्या इस मिनट 25 मिनट हो गया अच्छे से। मैंने कहा सर मेरे मन में और क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन कैसे है सर हर्षित? मैंने कहा सर इतना आपने बताया मुझे एंट्रोपी का मतलब समझ में आया, इतना आपने बताया मुझे एंट्रोपी का मतलब समझ में आया। ये टॉपिक वही चल रहा है, आप लिख लेना, मैंने इरेज कर दिया क्योंकि जगह क्यों ही पड़ जाती है। मैंने कहा सर देखो, उन्होंने कहा कि क्या हुआ हर्षित? मैंने कहा सर एक सेकंड, मैंने कहा सर कि हाँ तो उसी अभी हमने मित्र पढ़ा ना। हाँ, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया सर कि हाँ ठीक है, इतना हमने पता लगा लिए कि सर क्या इतना आसानी होता है? अब आप कहोगे भैया कितना आसान कहा है, इतना आसान कहा है। मैंने कहा वो दो फॉर्मूले ना बहुत आसान है, कभी तुम आगे जब थ्योरी सुनोगे ना, डीप डाउन करोगे, चिंता मत करना, तुम सब समझ जाओगे। क्योंकि मेरी और सर की कन्वर्सेशन जो चल रही है ना बहुत हाई लेवल पर चल रही है, बहुत अच्छे सर हैं, मैं भी अच्छा ही हूँ ठीक है। मैंने कहा सर ठीक है, हमारी क्वेश्चन हमारे जो जेईई मेंस का होता है एग्जाम होता है, जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं? अब बेसिक्स बताना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। उन्होंने कहा कि हर्षित देखो, तुम्हें एंट्रोपी फाइंड करने के लिए ना अभी भी एंट्रोपी निकाला, हाँ ठीक है। हर्षित तुम्हें क्वेश्चन में ना अगर तुम्हें थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा ना, अभी तक तुमने जितना पढ़ा वो तो पूछा ही जाता है, पर अगर तुमसे पूछे कि हर्षित अगर तुमसे जेईई मेंस वाला या जेईई एडवांस वाला, बेसिकली जेईई मेंस वाला ही पूछेगा, तुम्हें ये एंट्रोपी निकालने के लिए दो चीज़ पूछेगा, कहेगा क्या? मैंने कहा सर क्या? उसने वो तुमसे पूछेगा कि एंट्रोपी निकाल दो सिस्टम का और एंट्रोपी निकाल दो सराउंडिंग का। मैंने कहा सर ये एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग का क्या होता है? मतलब कि ये क्या कॉन्सेप्ट है एक सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी? उन्होंने कहा कि हर्षित देखो अभी तक तुमने क्या किया, हर्षित अभी तक तुमने क्या किया, अभी तक तुमने चाय का निकाला एंट्रोपी, ठीक है चाय का निकाल लेते। हाँ, अगर देखो वैसे तुम चाय का जब निकाले ना एंट्रोपी, हाँ तो चाय की हीट जो भी निकली लेन देन हुई जिसका टेम्परेचर डाउन हुआ, तो चाय का जब टेम्परेचर डाउन हुआ, हाँ सर तो इसकी एंट्रोपी कम हुई, हाँ तो ठीक है। पर ये जो हीट बाहर निकली, हाँ ये जो हीट बाहर निकली चाय से, वो चाय की हीट कहाँ जाएगी? मैंने कहा सर सराउंडिंग में जाएगी, बाहर जाएगी। कह रहे हैं हाँ सर मेरा मतलब वही है। मैंने कहा क्या सर मतलब? वो हीट सराउंडिंग में जाएगी हर्षित। मैंने कहा क्यों सर? हाँ कह रहे बात सही है यार हर्षित, तुम ये क्यों इतना बार बार क्यों पूछ रहे हो? अगर हीट निकल रही तो बाहर सराउंडिंग में जाएगी। मैंने कहा हाँ सर, वो हीट सराउंडिंग में जाके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाएगी। हालांकि चाय ठंडी होने से बाहर एटमॉस्फेयर गर्म तो नहीं होता। मैंने कहा हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा हाँ सर बात सही है, पर हाँ लेकिन वो हीट अगर जाएगी बाहर सराउंडिंग में जाएगी तो बाहर की जो सराउंडिंग का कुछ एंट्रोपी तो बढ़ाएगी ही ना, कुछ उसके अंदर हीट जाएगी। तो अगर हीट जाएगी कुछ टेम्परेचर समथिंग छोटे लेवल पे ही होगा, कोई माइन्यूट लेवल पे होगा, माइनर लेवल पे होगा, एटॉमिक लेवल पे ही होगा, पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा, उसकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना हर्षित। मैंने कहा हाँ सर, अगर चाय की कम हो रही तो उसकी तो बढ़ेगी ना हर्षित। मैंने कहा हाँ सर, तो हाँ वही पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन वाले पूछ लेते हैं कि सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, कि चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग कितनी ही, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की कितनी हुई। मतलब इस चाय के अंदर की जो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है ये भी पूछते हैं और बाहर का भी पूछ लेते हैं। मैंने कहा सर ये गजब वाले हैं, मतलब कि जेईई मेंस वाले या जेईई एडवांस वाले गजब के कह रहे हैं। गजब का नहीं है, जब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब। मैंने कहा सर डराओ मत। कह रहे हाँ सर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कहा सर क्या मतलब? मुझे आप एक रिफाइन लेवल पे सिस्टमेटिक वे में समझाओ। उन्होंने कहा कि हर्षित देखो इसको पढ़ने के ना तीन चार केसेस बनते हैं। मैंने कहा वो केसेस क्या? कह रहे हैं अगर केस नंबर 1 देखो ना, केस नंबर 1 तुम्हें चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है। चेंज इन एंट्रोपी तुम्हें डेल्टा एस फाइंड करना है किसके लिए? अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज, भाई क्या हो रहा है हर्षित? चेंज बट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ करना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ। मैंने कहा सर ये क्या मतलब है? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहे हैं हर्षित सिंपल सी बात ये है कि
इस केस में ये कहा गया है कि तुम्हारे सिस्टम का तो टेम्परेचर बदलेगा, तुम्हारे सिस्टम का टेम्परेचर बदलेगा, हाँ वो तो तुम्हें विजिबल होगा, पर सराउंडिंग का टेम्परेचर विजिबल नहीं होगा, तुम्हें चेंज होना विजिबल नहीं होगा, इसलिए मुझे कांस्टेंट मानते हैं। मैंने कहा सर ऐसा क्या? कह रहे हाँ। मैंने कहा सर एग्जाम्पल, अरे हर्षित एक कप तुमने चाय लिया है। मैंने कहा हाँ हर्षित सर, मैंने कहा सर से ये चाय वाला एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? कह रहे ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, बच्चों के मन में बैठता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर हाँ बताइए आगे। कह रहे हर्षित तुमने एक कप चाय लिया, हाँ उस एक कप चाय को तुमने बाहर रख दिया, क्या उस एक कप चाय के जब बाहर रखा तुमने, वो जब ठंडी हो गई, क्या जो उसका हीट बाहर गया, क्या तुम्हें ऐसा कभी महसूस हुआ कि सराउंडिंग में गर्मी बढ़ गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ गई है? मैंने कहा सर नहीं। हाँ वही कहना चाहता हूँ हर्षित, तुम्हारे सिस्टम का टेम्परेचर बदल गया और तुम्हारे सराउंडिंग का टेम्परेचर फर्क ही नहीं पड़ा, तुम्हें विजिबल ही नहीं हुआ, इसलिए बोल देते जो सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये हमारा पहला केस हो जाता है कि तुम्हारे सिस्टम का टेम्परेचर तो बदले पर सराउंडिंग का टेम्परेचर न बदले। मैंने कहा सर बात तो सही है तुम्हारी, आपकी सर को आप बोलना चाहिए ना। मैंने कहा सर आपकी बात तो सही है। उन्होंने कहा हर्षित हाँ। तो मैंने कहा सर इसके लिए कैसे निकालेंगे? कह रहे हर्षित देखो अभी तक तुमने क्या किया, चाय थी ना, हाँ चाय थी, इस चाय को तुमने टेम्परेचर था, मान लो इसका टेम्परेचर T1 था, बाहर कुछ टेम्परेचर T2 होगा, हाँ बाहर कुछ टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 होगा, ये सिस्टम है तुम्हारा। हाँ सिस्टम है, सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग ना, हाँ तो सराउंडिंग के बाहर टेम्परेचर T2 है जो कि रूम टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे T1 जो है बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि जो चाय हो गर्म चाय होगी, बहुत खौलती हुई चाय होगी, निकाली होगी ना, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना। हाँ तो ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो इसका एंट्रोपी निकालेंगे, उसने अभी तक जो मैंने बताया ना, जो अभी मैंने लिखवाया कराया ना, वो किसकी एंट्रोपी थी पता है? वो सिस्टम की एंट्रोपी थी, वो मैंने सिस्टम का ही एंट्रोपी निकलवाया। हाँ तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें डीएस निकालना है ना, जो कि तुम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालते हो, मुझे पता है क्योंकि तुम हर चीज़ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर रहे हो। हाँ तो वो कुछ नहीं, जो हीट बाहर निकली उसे टेम्परेचर जो और जिस टेम्परेचर तक गए उसी टेम्परेचर तक ले जाओ, और ये छोटा एंट्रोपी चेंज है। हाँ बड़े के लिए तुम इंटीग्रेट कर दो, अभी तक जो मैंने किया, कहाँ से T1 से लेकर T2 तक, अब ये सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। तो डेल्टा एस अगर इंटीग्रेट करोगे T1 से लेकर T2 तक, ये डेल्टा एस आ जाएगा, हाँ चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा। अभी मैंने किया कि अगर हीट देने के लिए तुम्हें दो चीज़ का कॉन्सेप्ट दे सकता है, एक MS का, एक NC का। मैंने बताया कि ये मास है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये मोल है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, दे सकता है तुम्हें। हाँ तो इसके लिए दो फॉर्मूले तुम्हें बनते हैं। मैंने कहा कौन से फॉर्मूले? अभी मैंने लिखवाए, वो फॉर्मूले तुम्हें दो, अभी तुम इस पर पुट करोगे, MS ln T2/T1, टेम्परेचर T1 से T1 जा रहे, ये तो तुम्हें और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि NC ln T2/T1, T1 से लेकर T2 तक जा रहा है। ये अभी दो फॉर्मूले मैंने बताया कैसे आए ना, अभी मैंने बताया ना, तो ये कैसे आए, ये दो चीज़ में पूछा जा सकता है, ये किसका, ये सिस्टम का है। अभी जैसे तुमने ये जो निकाला हर्षित, मैंने सर ने मुझसे कहा कि ये जो अभी निकाला ना, ये तुमने सिस्टम का निकाला था, अभी तुमने अभी सिस्टम एक चाय का फाइंड किया था ना, और चाय तो हमारा सिस्टम है। हाँ ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट किसका हुआ? फॉर सिस्टम, यहाँ पे डाल लेना फॉर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने कहा सर ये सिस्टम के लिए, हाँ मैंने कहा सर ये सिस्टम को तो मैंने पढ़ चुका हूँ, थोड़ा सा मुझे और इनहेंस करो ना मेरी नॉलेज को। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें सराउंडिंग के बारे में अब स्टडी करते हैं। फॉर सराउंडिंग, आप फॉर सिस्टम लिखिए ना, नीचे लिखना फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, डरना मत। इसको मैं रेज कर देता हूँ ना बाबू। उसने कहा, ओ सॉरी, मेरे सर ने कहा मुझसे, मैंने जब उनसे पूछा हाँ सर फॉर सराउंडिंग बताओ सर मुझे। कह रहे हैं हर्षित तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों? मैंने कहा सर मेरे बच्चे हैं ना, विजुअल है ना, 33 मिनट हो गए, काफ़ी अच्छा करे, इतने में चलेगा ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ मैंने कहा सर मुझे सराउंडिंग के लिए बताओ। हाँ सर चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सर सराउंडिंग के लिए कैसे निकालेंगे? कह रहे हैं सर तुम सराउंडिंग में आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा सराउंडिंग में आ गया, मैं सराउंडिंग में आ गया। कह रहे हैं सर सराउंडिंग कहाँ है? मैंने कहा सर ये सराउंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारा सराउंडिंग है तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ, तुम्हारे कुछ मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तुम्हें ऐसा फील हुआ कि तुम्हारी एंट्रोपी घटी या बढ़ी? मैंने कहा हाँ सर कुछ फील तो हुआ। मतलब इसकी मुझे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम सराउंडिंग ही बन जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि सराउंडिंग भाई, हाँ मैंने कहा हाँ सर तुम्हारी कुछ एंट्रोपी बढ़ी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी कुछ एंट्रोपी बढ़ी या घटी? मैंने कहा हाँ सर मेरी एंट्रोपी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एंट्रोपी कुछ बढ़ रही है। कह रहे बढ़ रही क्या मतलब है?
तुमने कुछ मतलब कि हीट का कुछ बाहर और कुछ हीट नहीं निकाली? मैंने कहा सर नहीं, मैं तो बाहर ऐसे था, खड़ा था, मैंने बस महसूस किया बाहर कोई हीट आ रही है, कोई हीट आ रही मुझे ऐसे छू रही है और मुझे मेरी एंट्रोपी बढ़ा रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा वो हीट कहाँ से आ रही? मैंने कहा सर बगल बगल देखा तो मैंने कहा ये चाय है ना, हाँ ये चाय से हीट आ रही है, निकल रही हीट बाहर आके मेरे पास लग रही है। उसने कहा कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, बस तुम्हारा काम अपने आप हो रहा है। हाँ तो अब तुम्हारा एंट्रोपी अपने आप बढ़ रहा है। मैंने कहा हाँ सर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर कि ठीक है, अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ और कोई मुझसे पूछेगा तो तुम्हारी एंट्रोपी कितनी बढ़ी है, कैसे कैसे बढ़ी, तुम्हारी एंट्रोपी कैसे निकालूंगा, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो उन्होंने कहा कि सराउंडिंग भाई चिंता मत करो, तुम्हारी एंट्रोपी निकालना बहुत आसान सी बात है। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर कैसे? कहा अगर तुम्हें एंट्रोपी निकालनी है ना तुम्हारी सराउंडिंग की, हाँ तो या तो ये बोलो तुमने जितना हीट निकाला तो अपनी एंट्रोपी गिराओगे, हाँ लेकिन तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब तुम्हारी हीट आ रही है, हाँ जो सिस्टम जितना हीट निकाल रहा है वही तो आ रही है तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ सर हाँ वही तो आ रही है, वही तो आ रही है सर, सिस्टम जितना हीट निकाल रहा है वही तो आ रही है तुम्हारे पास, हाँ सिस्टम जितनी हीट निकाल रहा है वही आ रही है। हाँ तो उन्होंने कहा कि सिस्टम जितना हीट डेल्टा एच निकाल रहा है और जिस टेम्परेचर तक गया है वही क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एच इसका सिस्टम का। अब रुको समझा रहा हूँ प्लीज रुको ना। कह रहा है जितना हीट सिस्टम निकाल रहा है, जितना हीट सिस्टम निकाल रहा है, सिस्टम जितना हीट निकाल रहा है ना, जितना हीट सिस्टम निकाल रहा है, अगर तुम्हारी एंट्रोपी निकालनी है हर्षित, सराउंडिंग मैं सराउंडिंग हूँ ना, उन्होंने कहा अगर हर्षित तुम्हारी एंट्रोपी निकालनी है, मैंने मुझे बोला तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो हीट निकल रही है, जो हीट निकल रही है उस चाय से, उस सिस्टम से, जो कि उसका डेल्टा एच जो भी है, हाँ उस डेल्टा एच को अपने टेम्परेचर से डिवाइड कर दो। मैंने कहा सर अपने टेम्परेचर, हाँ यानी कि रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि T2 है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा उन्होंने ऐसा कहा आपसे? मैंने कहा हाँ यार उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। मैंने कहा डेल्टा एच कैसे निकलेगा? अरे यार हमें पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच निकालने के लिए हमें क्या क्या दे सकता है? डेल्टा एच क्या है? बेसिकली हीट है, एनर्जी का लेन देन है ना यार, समझ रहे हो ना, एनर्जी का लेन देन है, समझते हो ना बाबू एनर्जी का लेन देन है। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी के लेन देन के लिए क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एच के लिए? क्या? एम एस डेल्टा टी बाई टी कर दो। अब ये डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर T2 से लेकर T1 तक ना, डेल्टा एच का सराउंडिंग का। कह रहे बस यही है तुम्हारा सराउंडिंग का, क्या सराउंडिंग का एंट्रोपी। ये T क्या है पता है? ये T2 है। T2 क्यों? क्योंकि ये एंट्रोपी सराउंडिंग के है ना, और ये टेम्परेचर क्या है? सराउंडिंग का है। ये टेम्परेचर 2 का सराउंडिंग का है। तो समझ रहे हो इतनी बात मेरी? हाँ यार तो यही है डेल्टा सराउंडिंग का हमें फॉर्मूला। तो हमने एक समझा के बताया आपको, थ्योरी वाइज बताई, ठीक है ना। तो डेल्टा एच सिस्टम से एम एस क्या है? मैंने कहा मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जो कि हीट निकालने काम निकाल कितने टेम्परेचर से कहाँ तक गया, डेल्टा T2 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए ना। तो ये क्या है? डेल्टा सराउंडिंग। ये हमारा पहला केस था। क्वेश्चन में सिंपल से आएगा, तुम्हें मास दे देगा, सिस्टम देगा, बोल देगा इतने ग्राम का आइसक्रीम था, आइसक्रीम इतने ग्राम था, अभी टेम्परेचर इसका इतना था आइसक्रीम का, -3 डिग्री था, अब वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया है -20 डिग्री से पहले -3 डिग्री था, अब वो 12 डिग्री चला गया है, या तो 27 डिग्री चला है, माइनस निकालता है यार बार बार, मतलब वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया है, उसका टेम्परेचर T1 से लेकर T2 चला गया है, 5 ग्राम की आइसक्रीम थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, डेल्टा एच बता दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे। डिस्क्रिप्शन खोलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनफ क्वेश्चन है, जितने जे एडवांस के जे मेंस के मिक्स करके क्वेश्चन में डीपीपी बनाता हूँ, ठीक है ना, उनको जाके देखना। अब मेरे पास मतलब ऐप नहीं है बाबू कि इसलिए कि उस पर जाके अपलोड करो, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है। 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, जाके उन्हें सॉल्व कर लेना, सारे PYQs रहेंगे, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं कौन सा यार बड़ा नोट्स लिखवा रहा हूँ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, उन्होंने कहा बस यही है तुम्हारा केस नंबर फर्स्ट, कि टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर सिस्टम बदल रहा है, टेम्परेचर सराउंडिंग का रिमेन कांस्टेंट है, ठीक। मैंने कहा सर और कोई केस है? कह रहे हैं हाँ केस नंबर 2 पे आओ। कह रहे हैं, मैंने कहा सर केस नंबर 2 कौन सा है? कह रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर बदले तब क्या होगा हर्षित? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर बदले तब क्या होगा हर्षित? उन्होंने मुझसे ये कहा। कितना टाइम हो गया? चलो फिर पढ़ते हैं।
सेकंड, केस नंबर 2 डाल दो। केस नंबर 2, अब मैं सिस्टमेटिक वाइज चल रहा हूँ, ठीक है। वो उन्होंने, सर ने वही मुझे सिस्टमेटिक वाइज पढ़ाया था। केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में उन्होंने कहा कि अब तो जो सिस्टम है सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग का, ठीक है ना, सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये केस नंबर 2 था। उन्होंने कहा कि अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बोथ हैव चेंज द टेम्परेचर। ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, अब टेम्परेचर दोनों बदलना है। अब मतलब भैया समझ नहीं आया, इसका एग्जांपल दो पहले कि भैया मतलब कि अब इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है कि मतलब टेम्परेचर सिस्टम का भी टेम्परेचर बदले, सराउंडिंग का भी बदले। मैंने कहा तुम्हें एक सिस्टम बना के देता हूँ। मैंने कहा ये जो है, हाँ ये जो है एक आइसोलेटेड बॉक्स है, आइसोलेटेड बॉक्स, हाँ ये आइसोलेटेड एक बड़ा सा बॉक्स है। इसके बाहर से कोई सराउंडिंग कुछ मतलब टेम्परेचर का लेन देन कुछ नहीं हो सकता। यही है जो सब कुछ है, यही एक दुनिया है, एग्जिस्ट करती है, आइसोलेटेड है, ठीक है ना। हाँ बॉक्स है आइसोलेटेड, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर आइसोलेटेड बॉक्स है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर दो बॉक्स बनाए। इसके अंदर मैंने एक बॉक्स रखा, इसके अंदर मैंने एक बॉक्स रखा। ये बॉक्स कुछ ऐसा था ना, ये बॉक्स कुछ ऐसा था। इसके अंदर मैंने एक बॉक्स रखा, फिट कर दिया। इस बॉक्स के अंदर मैंने एक गरम, समझो गरम लोहा, मान लो एक लोहा का बॉक्स है, ए है, ठीक है। ए बॉक्स है, इसके एक लोहा है, गरम है, एकदम गरम है भाई साहब, बहुत गरम है। इसका टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने इसको अंदर रख के पैक कर दिया, आइसोलेटेड, ठीक है। मैंने कहा ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ये आपका भैया सिस्टम है। मैंने कहा हाँ ये हमारा सिस्टम है। मैंने कहा सराउंडिंग बताओ। अब सराउंडिंग क्या होगा भैया, आपने ये सिस्टम बना लिया, बाकी सब जो बॉक्स खाली बचा ये आपका क्या हो गया, ये आपका सराउंडिंग हो गया भैया। मैंने कहा चलो ठीक है, हमारी आसानी के लिए इसको सिस्टम, इसको ए बोल दिए हैं, इसको चलो बी बोल देते हैं। बी क्या है, हमारा सराउंडिंग है, और ए क्या है, हमारा सिस्टम है। ए बॉक्स है, सराउंडिंग। मैंने कहा बी के बारे में आपने मुझसे पूछा कि भैया बी के बारे में बताओ कि बी के बारे में क्या कंडीशन। मैंने कहा बी के बारे में जो कंडीशन बता रहा हूँ ना, इसका टेम्परेचर T2 है, पर ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना गर्म नहीं है एज कम्पेयर। मैं ये तो बहुत ज़्यादा गर्म था, लाल तरीके से ये बॉक्स एकदम लाल हो गया था, इतना गर्म था। ये इतना गर्म नहीं था। तो भैया यहाँ पे आपने क्या कंडीशन दिया, जो T1 है बहुत 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 ज़्यादा गर्म है T2 की तुलना में ना। हाँ ना, मैंने कहा इस सराउंडिंग का ये तुम ऐसे समझ सकते हो, या तुम्हारी आसानी के लिए समझ सकता हूँ कि मैंने एक गरम बॉक्स रखा, बहुत ज़्यादा गरम। हाँ मैंने एक और बॉक्स रख दिया इसके अंदर, हाँ जिसको मैंने बी बोल दिया, मैंने जिसके अंदर बी बोल दिया। मैंने बी बोल दिया, और बी हमारा क्या है, बी एकदम बी हमारा सराउंडिंग है, इसको मैंने सराउंडिंग बोल दिया, इसको मैंने सिस्टम बोल दिया। तो गर्म है सब कुछ, गर्म है सब कुछ, सारा एक्सपेरिमेंट इस पे हो रहा है, ठीक। मैंने बी बॉक्स को सराउंडिंग बोल दिया, ठीक है ना। ओके भैया, आपने कहा कि जो ये बी बॉक्स है इसका टेम्परेचर T2 है। मैंने कहा हाँ इसका टेम्परेचर T2 है, आई थिंक विजिबल है सब कुछ। आपने कहा इसका टेम्परेचर T2 है, मैंने कहा हाँ इसका टेम्परेचर T2 है, और T2 बहुत कम है T1 से। हाँ अब चलो आप एनालिसिस करो, अब क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा तुम जरा बताओ। भैया यही होगा कि ना, अब या तो ये अब मैंने कहा हाँ बाहर हीट, इसके बाहर, इस बॉक्स के बाहर तो हीट जा नहीं सकती। हाँ अब बताओ इसके अंदर का क्या होगा, इन दोनों का हीट क्या होगा। भैया ये चीज़ होगा, ये इसका टेम्परेचर, हाँ इस बॉक्स का टेम्परेचर कुछ कम होगा। एक बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, इसका टेम्परेचर, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है। ये बॉक्स ए है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है ना। हाँ ये बॉक्स ए क्या करेगा, ये बॉक्स ए अब अपना टेम्परेचर कुछ कम करेगा, धीरे धीरे कम करेगा, कम करते करते यहाँ पे आ जाएगा। हाँ कुछ टेम्परेचर ये T1 था, कुछ टेम्परेचर ये कैपिटल T के आ गया, ठीक है। हाँ
अब इसका इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर कम है, हाँ इसका टेम्परेचर कम है, पर ये बॉक्स एक एक कांटेक्ट में है कुछ हीट के, जब उसके कांटेक्ट में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये अपना टेम्परेचर T2 इसका टेम्परेचर बहुत कम था तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी क्योंकि उसकी वजह से बढ़ाएगी ना, उसका कुछ हीट लेन देन होगा। अगर तुम दो लोहे को पास पास रख दो तो जो ठंडा लोहा होता है वो भी गर्म हो जाता है ना हल्का हल्का, और वो जो गर्म वाला लोहा होता है वो हल्का ठंडा हो जाता है। एट द एंड में दोनों एक बराबर टेम्परेचर पे आ जाते हैं। हाँ मैंने कहा वो जब वो टेम्परेचर इस पे आ गया, वो जो बॉक्स से था इस पे आ गया, ये भी धीरे धीरे अपना हीट बढ़ाएगा इस पे बराबर आ जाएगा। मतलब वो अपना जो बॉक्स से था अपना टेम्परेचर कम करते करते यहाँ आ गया, और जो सबसे कम था जिसका टेम्परेचर T2 बॉक्स बी का टेम्परेचर जो T2 था बहुत कम था, वो हल्का हल्का बढ़ाया क्योंकि उसके कांटेक्ट में रहा इसलिए बढ़ाया इसके बराबर हो गया ना, इसके बराबर हो गया। तुम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना बाबू। टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर T2 था, ये टेम्परेचर बहुत कम था ये T1, ये अपना टेम्परेचर दोनों को कांटेक्ट में थे तो इसका हीट कुछ इसमें जाएगा ना, हाँ तो ये थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा इतना आ गया कुछ यहाँ तक पहुंचा। हाँ ये अपना टेम्परेचर कुछ कम करेगा ना, अब ये टेम्परेचर कुछ कम करेगा तो सिस्टम भी और सराउंड भी टेम्परेचर कम करे, कुछ एक टेम्परेचर पे आएंगे जो कि कैपिटल T बोल दिए, इस टेम्परेचर पे जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ भैया एग्जाम्पल भैया, अरे मैंने कहा ना तुम गर्म ठंडियों में तुम गर्म पानी यूज करते हो नहाने के लिए ना, तो एक ठंडा पानी लो जो कि बहुत ठंडा है, एक गर्म पानी लो वो जो खौलता है, जब दोनों को डाल दो तो दोनों जब मिक्स कर दो तो दोनों एक समान टेम्परेचर पे आ जाते हैं। पहले का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और इसका बहुत कम था ठंडे पानी का, तो जब दोनों को डाल दोगे एक दोनों समान टेम्परेचर पे आ जाते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे आ जाते हैं। हाँ वही था, इसका टेम्परेचर बहुत कम था, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जब दोनों को मिक्स कर दिया दोनों को पास में रख दिया तो इनका टेम्परेचर कैपिटल T पे आ गया, कैपिटल T पे। तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए क्या है कि ये जो कैपिटल T है तो सिस्टम भी जो सिस्टम है वो भी हमारे इस पे जा रहा है और सराउंडिंग भी जो है हमारा वो इस पे जा रहा है। दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना प्लीज यार, बहुत डीप करके बता रहा हूँ ठीक है ना। दोनों इस पे जा रहा है, दोनों इस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ भैया जा रहा है। मैंने कहा हाँ बस हमें ये कैपिटल T पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी जे एडवांस लेवल पे पूछेगा तो कैपिटल T दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। मतलब अगर जे एडवांस में पूछेगा और कुछ और चीज पूछेगा, मतलब उसका फंडा ही नहीं रहेगा कि ये सब पूछना, तो वो क्या करेगा कैपिटल T तुम्हें वैल्यू दे देगा कि दोनों सिस्टम है सराउंडिंग बोथ गोज टू टेम्परेचर T, और ये टेम्परेचर T की वैल्यू दे देगा, या तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे भैया? मैंने कहा सिंपल सी बात है, तो टेम्परेचर T निकालना पड़ेगा। मैंने कहा इस बॉक्स का मास m मान लो, इस बॉक्स का भी मास m मान लो, दोनों का मास सेम है ठीक है ना, और ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि ये टेम्परेचर T तक जाएंगे। हाँ भैया आप सिंपल में बता देते तब भी समझ जाते, बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा दोनों का मास है ठीक है। हाँ मैंने कहा ये बॉक्स, हाँ मैंने कहा कितना हीट का लेन देन कर रहा है, मैंने कहा तुमसे ये कितना हीट का लेन देन कर रहा है, विजुअल तो है ना। हाँ तुम मुझे बताओ ये बॉक्स कितने हीट का लेन देन कर रहा है। भैया ये कुछ बॉक्स का m है, कुछ s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा। हाँ डेल्टा T भैया T2 माइनस T1, कबूतर था यार रूम पे आ जाता, छत पे हूँ ना, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या, जब ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये T1 से लेके अपना ये जो ये वाला बॉक्स है बहुत ज़्यादा गर्म है ना, हाँ ये T1 से लेके अपना टेम्परेचर कम करेगा तो T पे जाएगा। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे, ये T पे जाएगा ना बाबू। हाँ तो इसको इस हिसाब से लिखेंगे, T पे जाएगा तो बड़ा कौन सा है ये और छोटा कौन सा है ये, इस पे जाएगा ना। हाँ कैपिटल T माइनस T1 ऐसे लिखेंगे इसको, आई थिंक विजिबल होगा। हाँ और ये जो टेम्परेचर T2 था ये क्या करेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा इस पे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा के इस पे जाएगा, ये घटा के गया, ये घटाया ना। हाँ तो बड़ा कौन सा था, घटाया कौन सा, ये बड़ा था, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी मुझसे गलती हुई, इसको क्या लिखेंगे कैपिटल T1 माइनस T लिखेंगे ठीक है ना। अब ये क्या करेगा बढ़ाएगा इस पे आ जाएगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए ये लिखेंगे MS, बड़ा कौन सा है ये, क्योंकि ये बढ़ाया इस पे गया। हाँ कैपिटल T माइनस T2 इस पे आएंगे ना। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों जाके दूसरे पे एक दूसरे बराबर हो गए, इनका टेम्परेचर बराबर हो गया, तो दोनों की हीट, अब दोनों के अंदर हीट बराबर हो गई, दोनों के अंदर टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। हाँ तो मैंने इक्वल कर दिया। अब मास और उसका मास सेम है तो मास कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट में डाउट है भैया? मैंने कहा कौन सा डाउट, क्या मास दोनों बॉक्स का हमेशा सेम ही रहेगा? मैंने कहा नहीं,
हाँ, क्या मतलब भैया हाँ या ना का? मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बेसिकली तुम्हें मास कांस्टेंट देते हैं, अगर नहीं देंगे तो मास वेरिएबल होगा। तो भैया क्या, मैंने कहा मास तो वहाँ पे तुम पुट कर देना वेरिएबल मास, तो वहाँ तब भी सॉल्व कर लेना। अभी मान लो मास मैंने कांस्टेंट करके, अभी मैं कांस्टेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा वो साइड आउट ले लूँगा, ठीक है? मेरे मन में है जो तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएंगे वो सब है मेरे पास। यही तो खेल है ना, क्योंकि मैं इस मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ और मुझे पता है, अभी मैं एज बता दूंगा ना, अपनी भड़क जाओगे तुम लोग कि मैं इनसे पढ़ रहा हूँ। पता नहीं पढ़ भी रहोगे नहीं ठीक है ना? तो क्या भैया, मैंने कहा दोनों का मास अभी समझते हो सेम है, ठीक है? तो दोनों का मास सेम है, ठीक है भैया, तो ये कैंसिल हो गए। हाँ, मैंने कहा यहाँ से यहाँ पे टी निकालो। टी क्या है? एक टेम्परेचर, ये एक फिक्स टेम्परेचर है, यहाँ पे जाएगा, ये भी यहाँ पे जाएगा, ये भी यहाँ पे जाएगा। मैंने कहा दोनों यहीं भी मिलेंगे। मैंने कहा ये यहाँ पे टी निकालोगे तो T1 प्लस T2 बाई 2 आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा इनका। एवरेज आ रहा है ना, कैपिटल एवरेज आ रहा है ना, हमेशा नहीं आएगा। मान लो हमेशा कहीं इसका मास, अगर मास सेम है तो आ रहा है, एवरेज आ रहा है। तो अभी मैं इसकी वजह से जो ये वाला लिखा ना T1 से, ये T1 से लेकर T तक जा रहा है, और ये T2 से लेकर T तक जा रहा है ना। ये कैसे लिखा मैं समझाया ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर T1 बड़ा था एज कम्पेयर टू T के, और यहाँ पे टेम्परेचर T बड़ा था एज कम्पेयर टू T2 के। यहाँ पे टेम्परेचर T1 बड़ा था और यहाँ पे टेम्परेचर T बड़ा था, आई थिंक क्लियर। तो एवरेज इनका टेम्परेचर ये आ गया, मतलब हमें पता चल गया भैया ये सिस्टम भी अपना टेम्परेचर बदल के इस पे आएगा, सराउंडिंग भी अपना टेम्परेचर बदल के इस पे आएगा, और जो टेम्परेचर ये कुछ ऐसा होगा भैया, कुछ ऐसा होगा भैया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो मुझे सिस्टम का एंट्रोपी निकालो। अब मुझे मतलब कि एंट्रोपी निकालो। अब मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स ए को पकड़ा, मैंने एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ए निकाला, एंट्रोपी डेल्टा एस ए का निकाला। हाँ, मैंने कहा डेल्टा एस ए निकाला। तुमने कहा क्या भैया इसका एम दिया होगा, एम एस दिया होगा। हाँ, ln T2 बाई T1 होता है भैया। मैंने कहा हाँ T2 बाई T1 होता है। T2 बाई T1 मतलब T1 टेम्परेचर T2 तो गया है। मैंने कहा इसके बाद इस केस को एनालिसिस करके बताओ कि T2 क्या होगा, T1 क्या होगा भैया। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक गया है ये बताओ, कहाँ से लेके कहाँ तक गया है। तो भैया इस केस में हम ये लिखेंगे कि ये बॉक्स T1 से लेके T तक गया है। मैंने कहा हाँ यार भैया T1 से लेकर T तक गया है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे MSLN T का अगर वैल्यू पुट कर दे, T का वैल्यू ये पुट कर दे T1 प्लस T2 बाई 2, और ये T2 ऐसे T1 लिख दे। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा S1 या डेल्टा S, बोल दो कि इसका इस बॉक्स का एंट्रोपी इतना चेंज होगा भैया। मैंने कहा बाबू तुम्हें डेल्टा SB निकालो। अगर क्वेश्चन में तुमसे दो चीज ये पूछा गया और ये चीज इंडिविजुअली पूछा गया, बोला रिस्पेक्ट करके आंसर बता दो, तो इसका कैसे निकालोगे भैया? कोई दिक्कत नहीं, MSLN कहाँ से लेके कहाँ तक गया है भैया? ये टेम्परेचर T2 से लेके T तक गया है भैया, तो MSLN T1 की वैल्यू क्या है भैया? T1 प्लस T2 बाई 2, और ये T2 लिख देंगे। इसका आंसर ये है भैया। हाँ, दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फॉर्मूले तुम्हें नहीं समझना तो फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले याद करना का तुम्हें समझ के लिखे हो फॉर्मूले आ जाएंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो फॉर्मूले तुम्हें दिक्कत तो आएगी तुम्हारे मन में। अगर तुम समझ गया तो फॉर्मूले तुम पूछोगे नहीं फॉर्मूले याद करूँ या नहीं याद करूँ, तो ये आएगा। हाँ, तो भैया क्या मतलब यही सब होगा? मैंने कहा हाँ यही होगा। तो क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है क्या कि अगर तुम पूरे अब पूरा ये डेल्टा एस टोटल बता दो, डेल्टा एस टोटल बता दो। अब डेल्टा एस टोटल पूछ लेगा, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख रहा हूं। MSLN T1 प्लस T2 बाई 2T2, कुछ ऐसा था। हाँ, तो अब ये क्या पूछेगा, तो मुझे दोनों का सम बता दो, एस टोटल बता दो, कितनी एंट्रोपी टोटल चेंज हुई है। तो तुम क्या करोगे, ये दोनों को प्लस करोगे। मैंने कहा इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे। MSLN कॉमन आ जाएगा। हाँ भैया, MSLN कॉमन आ जाएगा। तो अब ये T1 प्लस T2 दो बार है। हाँ, T1 प्लस T2 दो बार है। हाँ, तो T1 प्लस T2 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भैया, अपॉन में इसका 2 इंटू 2 करोगे 4 T1 T2 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा आ जाएगा, टोटल कुछ ऐसा आ जाएगा। सिस्टम टोटल एंट्रोपी चेंज इतना आ जाएगा। ए का एंट्रोपी चेंज बॉक्स का इतना आ जाएगा, बी का एंट्रोपी चेंज इतना आ जाएगा।
आई थिंक क्लियर है सब कुछ। ओह गॉड, आज मैंने अपने दीदी का फ़ोन लिया है इसलिए थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। इससे पहले अगर वीडियो देखोगे ना उतना क्लियर साफ नहीं दिखता यार, नहीं तो यार बहुत सारी दिक्कत होती है ना, लाइट भी नहीं है इतना ठीक से, और मेरा फ़ोन का कैमरा ही ख़राब है ना तो दीदी का कैमरा यूज़ किया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कंप्लीट। किसका हमारा केस हो गया, इसका केस हो गया। केस नंबर 2, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर बदले, खत्म। 10-20 मिनट का, 20 मिनट क्या, तो केस नंबर 4 है ना बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इन डेप्थ तभी समझ में आएगा जब आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखा होगा मेरे से, क्योंकि मैंने इतना डीप डाउन करके पढ़ाया है ना, क्या मतलब और नहीं पढ़ाते। मैंने कहा सबको रिस्पेक्ट है, सब पढ़ाते सारे टीचर, अब मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने भाई, मैं तो कुछ नहीं हूँ ऑनलाइन टीचर के सामने। जब कि जो आपके टीचर्स हो गए ऑनलाइन में पढ़ते होगे तुम लोग, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ये नोट डाउन कर लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 1 मिनट भैया। मैंने कहा कौन सी चीज़, डाउट आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा डाउट आ जाओ डाउट पे। मैंने कहा एक चीज़ जब पढ़ रहा था ना मेरे अंदर डाउट आया था, आपकी भी अंदर आना चाहिए। मैंने कहा क्यों, कौन सा डाउट, टेम्परेचर T निकाला, हाँ मास अलग अलग होते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, इसके लिए जब मैं निकाल रहा था यहाँ पे मास मैंने A का पुट किया था। हाँ भैया समझा, ध्यान से सुना। डाउट अगर नहीं आएगा, जनरल मुझे पता है आपके अंदर डाउट नहीं आया होगा, लेकिन एक टॉपर के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आया है डरना मत बाबू, अब आज के बाद आएगा, ठीक है ना। मतलब इसके बारे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें MA तुम्हें पता है, हाँ ये मास ये है। मैंने जब इसका निकाला MB निकाला, हाँ दोनों का मास सेम थे तब कट गया। हाँ मगर मास सेम ना हो तो न करता ना बाबू। हाँ तो हमें यहाँ भी मास का कुछ लाना पड़ता है ना, MA/MB लाना पड़ता है, तो उसको माइनस जो भी करना पड़ता है, जो नंबर होते हैं जो भी करना पड़ता है, तो कुछ समथिंग आता टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर आता है। और मास अगर अवेलेबल होता है ना तो हमें हमेशा वो इतना टफ नहीं देगा, तुम्हें टेम्परेचर दे ही देगा, किस टेम्परेचर तक जाता है वो दे ही देगा। ठीक है भैया ठीक है। मैंने कहा मास सेम है। जब हम ऐसे जब हम ऐसे का निकाले थे, डेल्टा ऐसे निकाले थे बॉक्स ए का, तो हमने मास यहाँ पे क्या पुट किया था। मैंने कहा ये कौन सा मास है, जनरल से बात है, आप कहोगे भैया ये मास ए है। मैंने कहा जब मैं एसवी निकाला था, मैंने कहा ये मास कौन सा है, ये क्या है, ये सराउंडिंग है ना, एसवी क्या सराउंडिंग। मैंने कहा ये मास कौन सा है, तुम बता सकते हो ये मास कौन सा है। भैया जनरल से बात है ये एसवी होगा। एसवी का या एसवी को, मैंने कहा ना लाडले गलत कर रहे हो, ये मास ऑफ द सिस्टम है, ठीक है ना, ये मास ऑफ द सिस्टम है, या मास ए बोल सकते हो इन्हें, मास ऑफ द सिस्टम। या मास सिस्टम क्या है, ब्लॉक यही है ना, तो मास ए है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। यहाँ मास बी का सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर निकालने के लिए गिवन है, और नहीं तो मास बी का कोई काम नहीं इस सम में। क्या मतलब मास बी का कोई काम नहीं है। मैंने कहा हाँ काम नहीं। मैंने कहा भैया ये तब ये क्यों है, आपके मन में सवाल होगा। मैंने कहा क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ क्या हो रहा है इसके अंदर, सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, सराउंडिंग के अंदर कुछ नहीं। मैंने कहा एक चाय है, हाँ चाय को मैंने पिया, हाँ मान लो बाहर कुछ आइसोलेटेड सिस्टम में, बाहर मैंने कवर कर दिया है, मैंने सिर्फ चाय है, थोड़ा सा सराउंडिंग है। मैंने कहा मैं चाय पिया, सॉरी चाय वैसे उसके अंदर रख दिया, हाँ अभी बाहर सराउंडिंग है, तो इसके अंदर से हीट जाएगी, हाँ जो हीट जाएगी, हाँ जब वो हीट जाएगी वही तो एंट्रोपी बढ़ाएगी, हाँ वही एंट्रोपी बढ़ाएगी ना बाबू। हाँ तो अगर मैं वही तो एंट्रोपी सराउंडिंग में बढ़ाएगी, हाँ और डेल्टा H/T करते थे, हाँ डेल्टा H/T करते थे, वो उसके सामने माइनस लगा लेना, ठीक है ना, माइनस डेल्टा H/T करते थे। हमने कहा वो डेल्टा H क्या था, वो भैया डेल्टा H सिस्टम का था भैया। मैंने कहा वो जब डेल्टा H सिस्टम का था वो डेल्टा H कैसे निकालते थे भैया, MS डेल्टा T से निकालते थे। मैंने कहा वो M किसका था भैया, वो M जो मास था भैया वो सिस्टम का मास था भैया, मास सिस्टम का है भैया, समझ आ रहा है। मैं अब ठीक है, मैं केस नंबर 3 पे चल रहा हूँ, पर केस नंबर 3 से पहले मैं 30 सेकंड लूँगा समझाने में, ठीक है ना भाई साहब। बहुत थ्योरी है यार, अगर तुम एंट्रोपी पे जाओगे ना पढ़ने के लिए, बहुत खतरनाक थ्योरी है। यही केस नंबर 2 ही चल रहा है, ठीक है। अभी जो तुम डाउट है कि मास, वो मैंने कहा बता दे रहा हूँ। सिस्टम है, हाँ ये क्या है, ये सराउंडिंग है, हाँ ये सराउंडिंग है। सिस्टम में क्या है, चाय रखी है, चाय। मैंने कहा इसके अंदर से जब हीट निकलेगी बाहर, हाँ ये हीट निकलेगी, जब हीट इसके अंदर आएगी, हाँ तो सराउंडिंग तभी तो एंट्रोपी डेल्टा S बढ़ाएगी, हाँ भैया तभी तो बढ़ाएगी। मैंने कहा जब इसका जो एंट्रोपी होता है, हाँ जो इसका होता है भैया वो MS ln T2/T1 होता है भैया,
इसका एंट्रोपी सिस्टम का है ना ना। हाँ भैया, मैंने कहा जब तुम सराउंडिंग पे आते हो, जब तुम सराउंडिंग पे आओगे तो ये जो क्यू हीट आई है इसके अंदर आई है, यही तो इसका बढ़ाएगी, यही तो रिस्पॉन्सिबल होगी, यही हीट रिस्पॉन्सिबल होगी इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाने पे। हाँ भैया, मैंने कहा जो ये क्यू हीट है इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है भैया, ms डेल्टा टी ना। मैंने कहा ये मास किसका है भैया, ये मास किसका है भैया, ये मास भैया सिस्टम का है भैया। मैंने कहा इसको को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल टी से, यही क्या हो जाता था, और माइनस लगा देते बाद यही क्या हो जाता, सराउंडिंग का नहीं हो जाता था, यही तो सराउंडिंग का होता था एंट्रोपी चेंज। हाँ, तो यहाँ पे m क्या यूज है भैया, मास ऑफ द सिस्टम है, मास ऑफ द ए है। तो वहां पे मास, जो मास बी था, जो ब्लॉक बी था वो क्या था भैया, ब्लॉक बी भैया सराउंडिंग था। मैंने कहा सराउंडिंग में जो मास था वो मास कौन सा था भैया, वो मास ए था। क्लियर हो रहा है? हाँ भैया, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे पूरे हो गया यार, आज का लेक्चर लंबा जाएगा भाई। तीसरा केस नंबर 3, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। केस नंबर 3 बस क्या है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। केस नंबर 3 ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, केस नंबर 4 है। केस 3 ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन फेस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा कि कोई सॉलिड है वो लिक्विड में गया, कितना एंट्रोपी चेंज हुआ। मैंने कहा जो सॉलिड लिक्विड से जाता है तो एक डेल्टा एच फ्यूजन होता है। हाँ, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, डेल्टा एच फ्यूजन कितनी हीट, कितना हीट बाहर निकलता है ना। इसके लिए तुम्हें अगर डेल्टा एस निकालना पड़ेगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डेल्टा एस इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो हाँ, उधर एक सेकेंड, इसके लिए जो तुम्हें करना पड़ेगा ना, वो डेल्टा एच फ्यूजन टेम्परेचर जहाँ तक जा रहा है, टी तक जा रहा है ना, बस ये करना, डिवाइड कर देना है। पर हमें एक चीज़ याद रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डेल्टा एच फ्यूजन होता है ना, वो 1 मोल के लिए गिवन होता है। 1 मोल अगर बोलेगा 1 मोल सॉल्ट को मैंने लिक्विड में कन्वर्ट किया है, तब बता दो डेल्टा एच क्या है, तब तुम ये पुट कर दोगे। अगर वो बोलेगा नहीं मैंने 1 मोल नहीं लिया है, मैंने 2 मोल लिए हैं, तो डेल्टा, लेकिन तुम्हें डेल्टा एच फ्यूजन दिया जाएगा, पता है वो डेल्टा एच फ्यूजन हमेशा 1 ही मोल के लिए होता है। तो तुम्हें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तब जाके आंसर आएगा। अगर तुम्हें 4 लिया हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा एच फ्यूजन, अगर मैंने कहा लिक्विड से वेपर बन रहा है तो तुम्हें डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया होगा, इसमें राइटिंग देख रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया होगा, ठीक। तो इसके लिए डेल्टा एच निकालने के लिए क्या होता है भैया, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में कैपिटल टी कर देते थे ना। लेकिन याद रखें डेल्टा एच वेपराइजेशन 1 मोल के लिए होता है। अगर यहाँ पे भी 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, वहाँ उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, इस डेल्टा एच वेपराइजेशन को उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर n के लिए है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी अगर n से हो तो n के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने तो 2 के एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना, मैंने 2 का एग्जाम्पल ले लिया। तो ये सब ध्यान रखना है। ये किसका था, केस नंबर 3 फेस ट्रांसफॉर्मेशन था। केस नंबर 4 पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप नॉलेज दूंगा, पर थोड़ा सा तुम्हें पता भी होना चाहिए। लेकिन छोड़ो यार, नहीं पता होगा तब भी मैं हूँ। केस नंबर 4 फॉर आइडियल गैसेस। फॉर आइडियल गैसेस मैंने कहा कि क्या टाइम हो गया, 1 घंटा 3 मिनट। अब मैंने कहा कि फॉर आइडियल गैसेस कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आइडियल गैसेस का यूज होता है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारे प्रोसेस जैसे होते हैं। अच्छा भैया, मैं कहा अगर आइडियल गैसेस के लिए बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता था वो कहता था कि हमारा डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि फर्स्ट लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, चेंज इन हीट के प्लस वर्क डन के लिए। लाइट आप ब्लिंक कर रही है, सॉरी इसके लिए है ना। हाँ भैया, इसके लिए बराबर होगा, मैंने कहा ना। हाँ भैया, हमें निकालना क्या भैया, हमें एंट्रोपी निकालना है। एंट्रोपी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया, वो हीट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने कहा हाँ, तो हीट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैंने कहा डी क्यू, यहाँ से देखो, यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा भैया, डी यू माइनस डी डब्ल्यू आ जाएगा, डी यू माइनस डी डब्ल्यू आ जाएगा।
हाँ भैया, मैंने कहा डी यू का चेंज इंटरनल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ एन सी वी डेल्टा टी ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन सी वी डेल्टा टी। हाँ भैया, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भैया पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी लिख सकते हो भैया आप, ये सब आपने पढ़ा होगा ना। हाँ भैया, मैंने कहा ये कौन सा प्रोसेस है भैया, इंडिविजुअली अगर आपने पूछा है ना कि ये कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि हमें पता है भैया इसमें ये कोई प्रोसेस नहीं है, आप इसे आप रिवर्सिबल बता सकते हो, आप इरिवर्सिबल दोनों बना सकते हो, अभी बना सकते हो भैया, अभी ये कोई है प्रोसेस नहीं। मैंने कहा हम बात किसके लिए करते हैं भैया, हम टॉपिक के लिए बात करते हैं भैया रिवर्सिबल के लिए। भैया रिवर्सिबल के लिए हम क्या इसमें क्या से चेंजिंग करें रिवर्सिबल हो जाए भैया, हमें पता है भैया, हमें पता है भैया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें पता है भैया पी एक्सटर्नल बराबर होता था पी गैस के, किस केस में भैया, रिवर्सिबल के केस में। पी एक्सटर्नल बराबर नहीं होता था पी गैस के, किस केस में, इरिवर्सिबल के केस में। हम बात करते हैं रिवर्सिबल के केस में, अगर हमें इसे रिवर्सिबल बनाना हो भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन कराना हो भैया, तो हम पी गैस को, पी एक्सटर्नल को लिख सकते हैं भैया पी गैस डेल्टा वी भैया ना भैया। हाँ भैया ना, हाँ भैया, मैंने कहा ये तो चेंज इन हीट है, अगर मैं इसको बाहर का टेम्परेचर जो कि T2 जिस टेम्परेचर जाएगा कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, क्या ये अब ये रिवर्सिबल के लिए है बाबू, रिवर्सिबल के लिए है, हाँ रिवर्सिबल के लिए है। अब मैंने क्या किया, इसे टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया ना, क्या हो गया भैया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा एस क्या हुआ, हाँ ये क्या हुआ, डेल्टा एस हो गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे इसमें लगाओगे तो ये डेल्टा एस बन जाएगा। हाँ भैया ना भैया, हाँ ठीक है ना। मैंने कहा जब इसको करोगे क्या हो जाएगा भैया, ये एन सी वी, अब इसको एल एन में लिख सकते हो भैया, एल एन T2 बाई T1, T1 से लेकर T2 तक जा रहा है, जिस टेम्परेचर तक जाएगा भैया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो भैया। मैंने कहा हाँ मैं लिख सकता हूँ ना, हाँ भैया, प्लस इसको कैसे लिख दूँ भैया, इसको भैया लिखने का तरीका देखो, मैंने इसको एनसीवी लिखा है ना, मैंने जो पी गैस जो होता है, पी है ना, प्रेशर है ना, पी गैस मतलब प्रेशर ऑफ द गैस है, मैंने कहा पी है, मैंने कहा कि पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़े हो, हाँ भैया पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़े हैं, मैंने कहा पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़े होगा, प्रेशर यहाँ से निकालना हो तो एन आर टी बाई वी करना पड़ता है। मैंने कहा अगर मैं पी यहाँ प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ द गैस है, अब गैस को साइकोलॉजी तो हिसाब से बता रहा हूँ, प्रेशर ऑफ द गैस मतलब पी है ना, हाँ ये प्रेशर है, हाँ तो यहाँ पे पी डेल्टा टी बाई डेल्टा वी वी बाई टी लिखा है। हाँ मैंने कहा इस पी की जगह मैं ये लिख दूँ एन आर टी बाई वी डेल्टा वी, और ये टेम्परेचर टी था नीचे, हाँ मैंने कहा ये टी टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो मैं इसकी जगह पूरा लिख सकता हूँ क्या, एन आर डेल्टा वी बाई वी लिख सकता हूँ, एन आर डेल्टा वी बाई वी मैं लिख सकता हूँ ना। मैंने टेम्परेचर टी लिखा तो देखा तो ये हादसा हो गया मेरे साथ। हाँ भैया आपने ये कर दिया भैया। मैंने कहा जब इसमें आपने इंटीग्रेट किया सबको ना, तो इसको क्या लिखोगे भैया, एन आर एल एन V1 से लेके V2 तक जा रहा है भैया, V1 से लेके V2 तक जा रहा है, ये T1 से लेके T2 तक जा रहा है भैया, इतना समझे। हाँ मैंने कहा यही चीज़ हमारा सब कुछ काम आएगा भैया। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, मैंने कहा ये बस फॉर्मूला नहीं है, चलो इसके ऊपर मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या भैया, मैं लॉजिक कुछ समझाता हूँ, सिर्फ फॉर्मूले अगर मैं लिखवा के बोल दूँ ना आप भूल जाओगे। चलो कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। मैं ये सब लिख लेना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी रेज कर रहा हूँ, फिर इसको लिखूंगा इस लाइन पे, फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। आई थिंक ये मैथमेटिकल सिस्टम तुम्हें समझ में आया होगा, मतलब कि जो मैंने किया अभी। इसके लिए तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए ना। एन सी बी था ना, एन सी बी एल एन T1 से लेके T2 तक प्लस आर एन आर एन आर एन आर एन आर एल एन V1 से लेके V2 तक। मैंने कहा कि कोई भी प्रोसेस हो, हमें अगर उसका चेंज इन एंट्रोपी निकालना है तो उसके लिए ये दो हमें ये आया, मेरा फॉर्मूला आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये जो हमारा फॉर्मूला भैया इस पे देखना है, ये टेम्परेचर फैक्टर है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है भैया।
भैया इसको जब देखा भैया, ये देखा भैया वॉल्यूम डिपेंडेंट है भैया, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वॉल्यूम डिपेंडेंट भैया, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। मतलब ये कोई प्रोसेस हो रहा है, उसमें दो तरीके से हमारा ये एंट्रोपी बदल सकती है। मतलब ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस हो उसमें दो तरीके से एंट्रोपी बदली जा सकती है उसकी, या तो उसका टेम्परेचर बदल दो या तो उसका वॉल्यूम बदल दो, या तो टेम्परेचर बदल दो या तो वॉल्यूम बदल दो, या तो वॉल्यूम, या तो इसको हटा दो, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, या तो वॉल्यूम बदल दो, या तो वॉल्यूम बदलो इसको कांस्टेंट कर दो। कोई एक चीज भी, कोई एक फैक्टर भी हमारा एंट्रोपी चेंज कर सकता है। क्या मतलब भैया? मैंने कहा बाबू अगर वॉल्यूम चेंज ही ना हो, अगर वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक हमारा वॉल्यूम चेंज ही ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम अगर 0 हो जाए और ये कुछ टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर सिर्फ चेंज हो, तो एंट्रोपी किसकी वजह से आएगी? टेम्परेचर फैक्टर की वजह से आएगी। तो मैंने कहा तभी तो एंट्रोपी आएगी, हाँ भी तभी एंट्रोपी आएगी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर वॉल्यूम कांस्टेंट है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, इन डेप्थ बताऊंगा, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात। अगर मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है पर चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है, वॉल्यूम की वजह से, तो इसमें क्या होगा? इस केस में भैया एंट्रोपी आएगी, तो वो एंट्रोपी का चेंज भैया सिर्फ वॉल्यूम की वजह से हो रहा है भैया, टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रहा है। जिसमें टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम चेंज हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ रहे हो? आइसोथर्मल प्रोसेस भैया ये भी तो हो सकता है भैया, चेंज इन टेम्परेचर भी नॉट इक्वल टू 0 प्लस चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0 हो भैया, दोनों की वजह से दोनों भी चेंज हो, दोनों बदले। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़े हो ना ये सब? तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो ना? अभी फिर से बताऊंगा डिटेल में, एक एक करके बताऊंगा। तो समझ रहे हो ना सब सारी चीजें? आई थिंक तो समझ रहे हो। तो ये सारी प्रोसेस अब मतलब कि ये अब ये हर एक प्रोसेस के लिए डिफाइन हो सकता है। ये मैंने जो इक्वेशन आ गई मेरी, यही इक्वेशन अब हर एक प्रोसेस के लिए हम निकाल सकते हैं चेंज एंट्रोपी भैया। चलो तो हमने क्या सीखा कि आइडियल गैसेस में दो ही फैक्टर होते हैं डिपेंड करते हैं एंट्रोपी चेंज करने के लिए, एक टेम्परेचर फैक्टर, एक वॉल्यूम फैक्टर ना। आज हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। आइसोथर्मल में बात करें रिवर्सिबल। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। हमने जैसे कि अगर याद दिलाओ तो मैंने आपको वहां पे पिस्टन की मदद से समझाया था कि एक पिस्टन को मैं वर्क करा रहा हूँ, एक दूसरा पिस्टन में, दोनों को मैं वर्क करा रहा हूँ। और पिस्टन में देखो सिस्टम है, एक बीकर है, उसके ऊपर मैंने पिस्टन लगाया, एक ये भी बीकर है, मैंने पिस्टन लगाया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कई स्टेप में पिस्टन को उठा रहा हूँ, धीरे 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 इसका धीरे धीरे वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ मैं ना, धीरे कई स्टेप में हो रहा है। इसे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोला था। और उसमें क्या हुआ था, खट खट खट, एक दो स्टेप में मैंने पूरा पिस्टन उठा दिया, पूरा वर्क डन उसी में करा दिया एक दो प्रोसेस में। उसे मैंने रिवर्सिबल बोला था, इरिवर्सिबल होता, इसे मैंने रिवर्सिबल होता, उसे इरिवर्सिबल होता। दोनों का मैंने वर्क डन कैलकुलेट कराया था आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक में, दोनों में आया था, मैंने कराया था उसमें थर्मोडायनामिक्स में आना। डिटेल में इन डेप्थ थ्योरी करके पढ़ाई थी आपको, जैसा मैंने इसमें पढ़ाया। इससे बेहतरीन थी। मैं हर एक लेक्चर में जाता हूँ, सोचता हूँ इस लेक्चर की थ्योरी अच्छी है, इस लेक्चर की अच्छी है। एडियर में सबकी अच्छी होती है भाई, जो पढ़े वही अच्छा होता नहीं, जिसकी सुने वही सही बोलता है, मतलब जिसका सुने वही, जो अपनी कहानी बताता है वही सही लगता है, बस वही केस है। तो हमें पता भैया, हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में भैया, मतलब कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर भैया 0 होता है भैया। तो हमें भैया अगर डेल्टा एस उसमें अगर निकालना होगा भैया, तो उसमें भैया ये वाला फैक्टर पूरा 0 आएगा भैया। तो आएगा क्या भैया, एन आर एल एन V2/V1 आएगा, सिर्फ ये फैक्टर आएगा भैया, सिर्फ ये फैक्टर आएगा भैया ना। एलन को लॉग में काउंट करना, अगर एलन को लॉग में काउंट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉग में हो जाएगा, लॉग V2/V1 हो जाएगा ना। तो डेल्टा एस क्या यहाँ पे क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिर्फ इतना होगा भैया, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से सिर्फ चेंज होगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है भैया, टेम्परेचर 0 हो जाएगा भी, टेम्परेचर 0 हो जाएगा भी, यहाँ का भी टेम्परेचर यहाँ का 0 हो जाएगा, तो क्या मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म।
समझ रहे हो ना? हाँ भैया, तो इसको हम और करके क्या लिख सकते हैं भैया, V2 बाई V1 है तो हम जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 था, तो हम इसको लिख सकते हैं NR ln P1 बाई P2 लिख सकते हैं। अब ये सब मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया था तुम ऐसे लिख लो, सॉरी मैंने पढ़ाया था, अगर तुमने नहीं देखा हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना? ओके भैया, एक घंटा 15 मिनट हो गए भाई। एक घंटा 15 मिनट हो गए। ये किसके लिए था? मैंने कहा ये सिस्टम के लिए था, ये मैंने सिस्टम के लिए पढ़ा था, इतना लिख लेना। अब मैं सराउंडिंग के लिए बताता हूँ। मैं काम करता हूँ ना, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ यार, नहीं तो टाइम ज़्यादा चल जा रहा है, बैटरी स्विच ऑफ। छोड़ो, ये देखो मैंने कहा आज तो हमने प्रोसेस में फॉर सराउंडिंग के लिए अगर निकालो तो फॉर सराउंडिंग के लिए मैंने एक जनरल इक्वेशन ये पढ़ा था कि डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड करते टेम्परेचर से यही होता है हमारा, निकाल देता है क्या हमारा भैया, चेंज इन एंट्रोपी भैया, ये निकालता है भैया। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हमें निकालना हुआ तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमें डेल्टा एच होता है, एच सिस्टम होता है, ये निकालना पड़ेगा, डेल्टा एच सिस्टम ना। हाँ भाई डेल्टा एच सिस्टम निकालना पड़ेगा, पर हमें ये पता है डेल्टा एच सिस्टम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता है? मैंने कहा क्या? मैंने कहा कोई भी डेल्टा एच जो सिस्टम है, मतलब कि हीट जो भी हीट बाहर निकल रही है सिस्टम से, हाँ वही तो एंट्रोपी बढ़ाएगी ना सराउंडिंग की। हाँ भैया, मैंने कहा जो हीट बाहर निकल रही है ये कैसे आ रही है, किससे निकल रही है भैया? ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है भैया, उससे हीट निकल रही है। मैंने कहा क्या तुम्हें पता है जो इसका हीट होता है वो बराबर होता है आइसोथर्मल में? समझ नहीं आया? अरे मैंने पढ़ाया था, तुम्हें नहीं पढ़ाया तो फिर से देखो। मैंने कहा जो डी यू होता है वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर होता है ना, और हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि इंटरनल चेंज इंटरनल 0 हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो डी क्यू आता है, चेंज इन हीट जो आता है, वही माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होता है, माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होता है। क्या ये तुम्हें पता है? माइनस वर्क डन के बराबर होता है। तो हम अगर सिस्टम की अगर डेल्टा एच लिखे, डेल्टा एच सिस्टम लिखे, पहले डेल्टा सिस्टम निकाल लें, वही पुट कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। डेल्टा सिस्टम लिखे तो डेल्टा सिस्टम यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा सिस्टम अगर यहाँ पे माइनस पहले से ही है, हाँ भैया एक माइनस ये है, माइनस डी डब्ल्यू, अब माइनस डी डब्ल्यू ना। अब मैंने कहा कि डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन भैया। मैंने कहा वर्क डन रिवर्सल प्रोसेस के लिए आज तो मैंने क्या लिखवाया था भैया, आपने लिखवाया था एनआरटी एलएन V2 से लेके V1, मैंने कराया था। हाँ भैया आपने कराया था, कराया था कि नहीं कराया था? हाँ ये कराया था। अब मुझे डर लग रहा है बैटरी ना स्विच ऑफ हो जाए, एक घंटा ही रह गया। मैं क्या कहा कि डेल्टा सिस्टम अगर अभी मैं निकाला हूँ डेल्टा सिस्टम, अभी मैंने पुट नहीं किया, मैंने कहा डेल्टा सिस्टम निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो ये हीट होता है वो वाटर के बराबर होता है, पर मैंने वाटर के बराबर होता है। हाँ भैया मैंने कहा चलो वाटर निकालते हैं, मैंने माइनस वर्क डन के बराबर होता है, माइनस वर्क डन के बराबर, तो मैंने माइनस लगाया। हाँ मैंने कहा ये वर्क डन क्या होता है, मैंने कहा वर्क डन रिवर्सल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल में होता है भैया, वर्क डन माइनस एनआरटी ln V2 बाई V1 होता है भैया, हमने ये पढ़ा। हाँ भी पढ़ा है मेरे। मैंने कहा इसको सॉल्व करने का डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का डेल्टा सिस्टम आ जाएगा nRT ln V2 बाई V1 आ जाएगा भैया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या हो, डेल्टा सिस्टम आ गया। मैंने कहा इसी को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। भैया इसी को पुट कर दो। मैंने कहा हाँ, अब मैं इसी को फॉर सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच निकालूं, अगर डेल्टा एच माइनस था ना, हाँ nRT ln V2 बाई V1 बाई टेम्परेचर T, ये टेम्परेचर T ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? हाँ ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है ना फाइनल टेम्परेचर होता है, फाइनल टेम्परेचर, और ये भी टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, तो ये भी टेम्परेचर बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, nR ln V2 बाई V1 बचेगा। फॉर सराउंडिंग के लिए हमें ये फॉर्मूला बचेगा। फॉर सिस्टम के लिए क्या था भैया, फॉर सिस्टम के लिए भैया सिर्फ ये था भैया, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इतना लिख लेना, इतना समझ में आया तुम्हें। अब मैं थोड़ा सा और कुछ बता रहा हूँ इसी में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सिस्टम के लिए क्या था, सिस्टम के लिए जितना सिस्टम ने एंट्रोपी बदली भैया वो था nR ln V2 बाई V1 था भैया। इसकी वजह से टेम्परेचर वजह से नहीं बदला था भैया। मैंने हमें अभी तक तुम्हें ये पढ़ाया भैया।
मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सराउंडिंग की वजह से क्या बदली भाई, सराउंडिंग की वजह से आई माइनस था ना, हाँ भाई माइनस एन आर एल एन वी टू वाई वी वन है भैया। मैंने कहा हाँ भैया, हाँ भैया माइनस है ना, ठीक है हाँ, इतना नहीं आया भैया इसके लिए। मैंने कहा दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा भैया, दोनों को प्लस कर देंगे ना डेल्टा एच यूनिवर्स आ जाएगा भैया, डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी आ जाएगी भैया। मैंने कहा हाँ, अगर तुम देखोगे तो ये प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा टोटल, हाँ भैया माइनस हो जाएगा। मैंने कहा देखोगे ये कैंसिल हो जा रहा है पूरा, हाँ भैया कैंसिल हो जा रहा है पूरा, कैंसिल हो जा रहा है, हाँ भी कैंसिल, तो भैया ये क्या देखो जीरो आ जा रहा है भैया, हाँ भैया जीरो आ जा रहा है। मैंने कहा एक बात मेरी और प्रूफ हो गई भैया, वो कौन सी बात प्रूफ है, मैंने कहा था डेल्टा जी यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा जीरो होता है, या तो हम ये कहा है कि अगर हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स अगर हमारा जीरो आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे जी एडवांस लेवल के। भैया आसान है ना बता देना कि ये जीरो होगा तो ये होगा, मैंने कहा आसान है लेकिन बहुत डीप में है, बहुत अंदर है, ये लाइन बहुत अंदर छुपी हुई है, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना ये सब। हाँ भैया, मैंने कहा बस यही सब है। अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बाकी यहाँ इरिवर्सिबल की बात नहीं करते हैं, खत्म हुआ लेक्चर खत्म। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर बात करें, वैसे तो हम बात नहीं करते, पर आइसोथर्मल के लिए बात करें, तो मैंने उनसे सर से पूछा अपने सर से कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे इरिवर्सिबल के लिए मुझे वो डेल्टा एस बता दो, तो उनका जवाब क्या था पता है, उन्होंने कहा कुछ नहीं। हर्षित वही मेरी बात मैं फिर से कहूँगा कि तुम इस रास्ते से जाओ, इस जगह पे आओ, मैंने वहाँ से यहाँ पे आए, इस रास्ते से आए, या इस रास्ते से फिर से वहाँ पे जाओ, या तो इस रास्ते से आओ या तो इस रास्ते से आओ, उस जगह पे तुम्हें आना तो वहीं पे है, तुम्हारा डेल्टा एस जो चेंज इन एंट्रोपी है वहीं पे रहेगा, वही रहेगा। तो बेफालतू के लिए तुम परेशान मत हो इरिवर्सिबल के लिए, जो तुम्हारा रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी होगा वही तुम्हारा इरिवर्सिबल के लिए होगा, वही होगा, बस तुम वही बोल देना। तो क्या मतलब ये सर इरिवर्सिबल का डेल्टा एस भैया एन आर क्या था ना, एन आर था ना, हाँ एन आर एल एन वी टू वाई वी वन होगा सर, उन्होंने कहा हाँ यही होगा तुम्हारा। इरिवर्सिबल के लिए था, ये इरिवर्सिबल के लिए भी है, तुम इसे यहाँ पुट कर सकते हो, चिपका दो हर्षित। मैं कहा सर ठीक है, कहा हाँ हर्षित बस इसे लिख लेना, ठीक है इसे लिख लेना। तो हमारा ये अभी इसका थोड़ा सा एंट्रोपी रह चुका है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे केस नंबर 4 तक मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में बात की है कि एंट्रोपी को कैसे करते हैं, बहुत डीप तक बताया मैंने, बहुत डिटेल में बताया है। तो प्लीज़ मेरी बात को समझना, फिर से लेक्चर को देखना अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने पॉइंट छोड़ा नहीं है, मैंने एकदम। और हाँ प्लीज़ मुझे कुछ करना या ना करना, पर एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई प्लीज़ कि कंटेंट कैसा था, कैसा समझाया मैंने, क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना भाई प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। बाकी अपने भाई बहन को बता देना, क्लास 10 में होगा, क्लास 9 में होगा, मैं उनके लिए एक नई सीरीज बना रहा हूँ जिसमें क्लास 10 का सिलेबस बहुत इंटीग्रेट करके, थोड़ा सा जेई मेंस और जेई नीट का ना, ठीक है, इंटीग्रेट करके फाउंडेशन लेवल जो थ्योरी है, जैसे मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, ये सारी थ्योरी मैं उनको क्लास 10 में बता रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री में अगर चैप्टर फर्स्ट हो जो केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है और कुछ रिएक्शन क्यों नहीं होती है, ये तो बहुत आसान हो चुकी है, पर कुछ थ्योरी है ना मैं वहाँ चिपका दे रहा हूँ, उनका जो कॉन्सेप्ट है वहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ। वो यहाँ पे आएंगे ना फॉर्मूले बेस खेलेंगे। अगर मैं वहाँ थ्योरी नॉर्मली छोटे छोटे थ्योरी उनकी कॉन्सेप्ट में ऐड करके बता दूँ, मतलब कि अगर उनका देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत छोटा सा रिएक्शन है, पर मैंने 1 घंटे का लेक्चर ही ले लिया है बेसिकली, 2-3 घंटे में 4 घंटे में मैं इनको डिटेल में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, डिटेल में कवर करूँगा, पर मैं अलग 1-1 घंटे के लेक्चर लूँगा, 4 लेक्चर लूँगा एक चैप्टर के, ज़्यादा सिलेबस वैसे भी नहीं उनका। तो मैं जो गैप होता है क्लास 10 का क्लास 11 का इतना, तो मैं उसको इतना कर सकता हूँ थ्योरी पढ़ा के, ठीक है ना। तो मेरा एक ये स्टेप है, मैंने यूट्यूब पे देखा ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर कोई बोलता है तो क्लास 6 से सब लोग जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, ऑफलाइन में जाते हैं। मैंने कहा ऑनलाइन में अगर कर दो, ऑनलाइन का सिलेबस ही कर दो, और ऑनलाइन का बोर्ड का जो सिलेबस है आजकल, जो ऑनलाइन का बोर्ड का पेपर है वो कॉम्पिटेटिव हो जा रहा है। मैंने कहा वो कॉम्पिटेटिव होता नहीं, जो मैं पढ़ाता हूँ ना, जो पढ़ाऊंगा ना फाउंडेशन लेवल का, वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे, उससे इन डेप्थ हो जाएगा, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे अब वन ही शॉर्ट है। अब यूट्यूब पे चैनल पे आते रहते 2-2 घंटे के 3 घंटे, वही कंटेंट सभी दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों अलग ही ना क्यों, ठीक है। तो एक बार अपने भाई बहन को बताना, और इसके लिए भी थोड़ा सा कमेंट करना कि क्या मेरा राय सही है क्या नहीं सही है, ठीक है ना। मैंने एक लेक्चर डाला है फाउंडेशन लेवल का, मैंने कहा एक लेक्चर डाला है, डेमो लेक्चर मैंने डाला है, डेमो लेक्चर करके केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन का, उसको आप देखिए, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना। लास्ट वीडियो हमारे गिफ्ट फ्री एनर्जी और थोड़ा सा एंट्रोपी करके खत्म करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तो कहो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डिटेल इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा,
बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा पढ़ाया जा सकता है। जे एडवांस लेवल पे 100 क्वेश्चन मैं ऐसे बोर्ड पे करा दूंगा, लिखवा के कराऊंगा, बिलीव मी, सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, बस अभी मेरे पास कुछ ऐसा मतलब कि बोर्ड नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा काम चलाओ, इसे एडजस्ट करना, ठीक है। तो कंटेंट मुझे जज मत करना मेरे बोर्ड से, प्लीज़ जज करना तो मेरे कंटेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, स्ट्रेस मत लेना, बस अच्छे इंसान बनना, कुछ बनना है मत बनना, अच्छे इंसान बनना, ठीक है ना। तो बाय बाय।